आज हमारे साथ मेरे डेब्यू पॉडकास्ट में मौजूद है जाने माने होम्योपैथी एक्सपर्ट डॉक्टर उमंग खन्ना। यकीन मानिए इस शख्स से जब मैं पहली बार मेरी मुलाकात हुई इनसे, डॉक्टर उमंग खन्ना से, तो उसी दिन मैंने तय कर लिया था दैट एक इंसान जो लाखों को इंस्पायर कर सकते हैं उनसे ही शुरुआत करूंगी। एंड आई एम रियली हैप्पी, ब्लेस्ड एंड ओवरवेल्म्ड कि आज मेरे पॉडकास्ट में सर हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, टॉकिंग अबाउट योर अर्ली करियर एवोल्यूशन कैसे हुआ, डॉक्टर उमंग खन्ना आज जिस मुकाम पे हैं और व्यूअर्स आपको, आपके पेशेंट्स, दर्शक, ऑडियंस, स्टूडेंट्स, तमाम लोग जो आपको पसंद करते हैं, आप लोकप्रिय डॉक्टर हैं एक, पर उमंग खन्ना कैसे बने उमंग खन्ना? जर्नी एवोल्यूशन कैसे हुआ? कोई ऐसे खास एक मोमेंट आपकी लाइफ का विच हैज बीन लाइफ चेंजिंग फॉर यू, वहां से शुरुआत करेंगे सर। सर्वप्रथम मैं आपको आपके चुनाव के लिए शुभकामनाएं देता हूं। बहुत कठिन होता है किसी के बारे में राय बनाना और उस राय को फॉलो करना। आज हम आप यहाँ पर बैठे हैं तो आपने अपने एक इस नए एवेन्यू की शुरुआत के लिए हमको इस काबिल समझा, इस लायक समझा, इसके लिए आपका धन्यवाद। डॉक्टर उमंग खन्ना के लिए एवोल्यूशन विचारों के बदलाव का एक जर्नी रही। क्योंकि जब हमने जीवन को एक तरह से शुरू करा, जब लगा कि हम इस संसार में हैं, वो एहसास होने लगा, तो उस वक्त डॉक्टर उमंग खन्ना का एक बिल्कुल था विचार कि पता नहीं क्या हैं हम। फिर वक्त के साथ बहुत सी चीजें आई जो शायद अभी चर्चा में आएंगी। वो विचार बदलते गए, जब विचार बदलते गए तो आपके एक्शंस बदलते गए, जब एक्शंस बदलते गए तो फिर आपकी जनता की आपके बारे में राय बदलती गई, और वो जब राय बदलती गई तो उसके बाद फिर वही एक धारा में बहते बहते जीवन शेप हो गया, और वो आज तक जो है वह है। इसमें बेस हमेशा जीवन में एक ही रहा, रास्ता सरल और सीधा, लेकिन प्रयास के स्केल और प्रयास का दायरा हमेशा घटता बढ़ता रहा। यकीनन। और अपने व्यूअर्स को, जितने भी लोग आज इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं सर, और ये इस बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके थे सर, बिफोर वी स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट, कि इस पॉडकास्ट के जरिए लोगों को इंस्पायर करना है सर। एंड आई एम श्योर कि आप बहुत सारे और भी पॉडकास्ट में गए, इंटरव्यूज हुए होंगे, एंड यू हैव बीन टॉकिंग अबाउट होम्योपैथी एंड मेडिसिन, बट विद दिस पॉडकास्ट आई एम श्योर कि आप एक एक्सपर्ट है विद मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, एंड you're a digital social media influencer. But apart from medicine and homeopathy, जैसे कि मैंने शुरुआत करी, and you just told me about कि आपकी जर्नी, आपकी शुरुआत कैसे हुई, how you evolved to become a homeopathy expert where everybody knows you. तो इस पॉडकास्ट के जरिए I want our viewers to get inspired, है ना, कि तमाम वो चीज़ें, challenges, hurdles जो भी उनकी लाइफ में आए, यदि डाउट भी आया, फेलियर भी आए, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी सर, हैज देयर बीन अ मोमेंट इन योर लाइफ वेयर यू डाउटेड योरसेल्फ, या कहीं पे अगर फियर आया, फियर ऑफ फेलियर आया, कोई ऐसा वक्त आपके समय में आया सर? मैं कहूँगा कि जीवन के हर पल में डर भी आया, फेलियर भी आया। मेरा जीवन ही पता नहीं गिरते और संभलते ही बीत गया। आज के वक्त तक जहाँ तक हम हैं, मुझे लगता है हम हर 6 महीने में एक बार गिरे और 6 महीने में एक बार उठे, और गिरते उठते यहाँ तक पहुँच गए। तो एक जो डर होता है फेलियर का, डर मुझे कभी नहीं रहा, क्योंकि मेरे पास खोने को कुछ था नहीं। मैं साइकिल से चलने वाला आदमी, पैदल चलने वाला आदमी उस स्थिति तक तो पहुँच गया कि आज हमको किसी चीज़ की कीमत के लिए प्राइस, औसत एक मिडिल क्लास तक के लिए तो प्राइस नहीं देखना है किसी चीज़ के लिए। तो डर मुझे जीवन में नहीं रहा, लेकिन मैं गिरा बहुत और संभला बहुत और फिर लड़ा बहुत और फिर थोड़ा बहुत बढ़ा। तो ये एक अनवरत प्रक्रिया है जो मुझे लगता है मेरे जीवन में कुछ ज़्यादा चलती रही, क्योंकि जितना सरल और सीधा मेरा रास्ता था तो इतना मुझे गिरना नहीं चाहिए था। लेकिन और मैं ये भी आकलन करता हूँ ऐसा क्यों हुआ, तो मैं उस आकलन में पाता हूँ कि मुझ में समझ कम रही। मतलब
ना मैं दूरदर्शी रहा जीवन में बहुत, ना मेरी आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा रहा, ना मैं, क्योंकि आप जब आगे का नहीं देख पाते हैं, फोर्स ही नहीं कर पाते हैं आज के दौर में, तो आप उसका बहुत बड़ा नुकसान उठाते हैं। और हम ऐसा बहुत नुकसान उठाए, लेकिन शायद ईमानदारी मैं कह सकता हूँ अपने लिए कुछ पल तक, और वो ईमानदारी कुछ ऐसी मैं समझता हूँ कि जो मैं हूँ वो हूँ, वही मैं सोशल मीडिया पे हूँ, वही मैं अपने पारिवारिक जीवन में हूँ, वही सामाजिक जीवन में हूँ, वही एंटरप्रेन्योरशिप में भी हूँ जो हम लोग की कंपनी है। तो ये जो रास्ता सीधा था और जो ऑनेस्टी थी, यही शायद हमको बचाती रही और आगे बढ़ाती रही। लगता तो यही है कि अभी शुरुआत है, और ये शुरुआत है ही वास्तविक अभी, लेकिन मैं गिरने को भी तैयार हूँ, संभलने को भी तैयार हूँ, आगे बढ़ने को भी तैयार हूँ। क्योंकि देखिए क्या है कि अब आप बुद्धि बढ़ा नहीं सकते। अब जो आईक्यू सेट हो गई वो आईक्यू सेट हो गई। आप फोर्सी भी ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि आप में वो क्षमता नहीं है। मुझे लगता है केवल एक चीज मैं कर सकता हूँ, वो है हार्ड वर्क। करेक्ट। और अपने विचार, अगर आपके विचार अच्छे हैं, सोच अच्छी है और आप हार्ड वर्क कर लें, तो मेरा जीवन इस बात का अगर कोई उदाहरण समझता है तो मेरा जीवन ये उदाहरण है कि बुद्धि भी कम हो और आईक्यू भी कम हो, सोच भी बहुत लंबी ना हो, तो भी जो है जीवन में कुछ तो हासिल हो जाता है। और जहाँ तक हम लोग होम्योपैथी से जुड़े हैं, होम्योपैथी आज भी एक कमजोर घोड़े पे सवार पैथी मानी जाती है। ये सत्य है, मैं आपके सामने एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ये सत्य है। आप देखिए, आप लोग इतनी बड़ी एक फर्म हो, इतनी बड़ी टीम है, और वो हमारे पास अपने प्रोग्राम को शुरू करने के लिए अगर उसने मुझको चुना, तो मैं समाज को यही कहना चाहूँगा कि सम्मान की अहमियत को इस समाज को समझना चाहिए। ये सिर्फ एक आपकी हमारे लिए रिस्पेक्ट है जो आज आप यहाँ बैठी हैं। अगला सवाल मेरी तरफ से ये आएगा डॉक्टर साहब कि लोकल क्लिनिक से ट्रांजिशन किया आपने टू बिकमिंग renowned digital media influencer with over 1 million subscribers on YouTube. तो कैसा था वो ट्रांजिशन? Was it easy, tough, challenging? क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो they want to become big on social media, but I'm sure कि existing जो डॉक्टर्स हमें इस समय देख रहे हैं, and everybody wants to shine over social media। आज की दौर में ये डिमांड भी हो गई है सर, और आने वाले कई सालों तक ये रहेगा, फेम एंड रिकॉग्निशन ओवर सोशल मीडिया। तो आपके लिए ये ट्रांजिशन स्मूथ रहा, इजी रहा? क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े सर? मेरे जीवन में एक उसूल रहा है, मैं संख्या बल पे जीवन जीता हूँ। 2 तरह की शादियों में जाता हूँ। एक शादी वो होती है जिसमें 50 लोग होते हैं, 100 प्लेटें लगी होती हैं और सोने की बर्क लगा हुआ भोजन होता है, और एक वो शादी होती है जिसमें 4000 लोग होते हैं और उसमें भंडारे की तरह खाना होता है। तो मैं भंडारे का जो खाना होता है, यानी उतनी भीड़ होती है, मैं उसको सफलता मानता हूँ। तो इसी से मैं क्लिनिक पे चला। मेरे क्लिनिक का, मेरी प्रैक्टिस का जीवन में आधार मॉब कल्चर रहा, मेरे जीवन का भी मॉब कल्चर रहा। तो क्लिनिक खोला मैम, क्लिनिक में एक चबूतरे पे बैठना शुरू करा, 5 रुपए हफ्ते की दवा देना शुरू करी, भीड़ लगना शुरू हो गई। किसी ने, प्रभु ने अगला रास्ता बनाया, किसी मेरे दोस्त ने एक जहाँ पे स्टेयर्स ऊपर क्लाइंब करते हैं उसके नीचे की, जिसमें 3 लोग बैठ सकते हैं, और एक छोटा सा जो खड़ा वाला कूलर होता है, उतनी जगह हमको दे दी। वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा लगने लगी। अब वो दुकान मालिक भी परेशान होने लगा कि साहब, और वाजिब बात है, हमारी दुकान चलती नहीं और डॉक्टर साहब के यहाँ इतनी भीड़ लगती है। तो मुझे लगा उसके मन की, जब वो मैंने एक हालत महसूस करी, तो मैंने कहा यहाँ मेरा सफ़र पूरा हो गया। उससे आगे बढ़ा तो एक बहुत बड़े ठेकेदार हैं जेपी सिंह जी, उनकी कुछ बीमारियां मुझसे सही हुई, उन्होंने मुझे कसमंडा हाउस हजरतगंज में जगह दे दी। लेकिन जो बात रही मैम ट्रांजिशन जो, तो ये चलते चलते क्या हुआ, एक ऐसी स्थिति आई कि नखास में मेरे क्लिनिक पे 250 मरीज रोज आने लगे। अब 250 मरीज जब आपके रोज आने लगे तो अब आप करें क्या? व्हाट इज नेक्स्ट, या नेक्स्ट इज व्हाट? अब क्या करें, 250 से ज्यादा आप मरीज देख नहीं सकते। तो मुझे एक रास्ता समझ में आया यूट्यूब का।
या सोशल मीडिया का। मैंने कहा चलो इस पे वीडियो डालते हैं, खाली है वीडियो डाल देते हैं, पोस्ट कर देते हैं बना के, बोलना ही तो है बोल देंगे, जो रोज करते हैं वही बोलना है। तो जो है चैनल बन गया। चैनल में 2.5 साल तक देखने वाला कोई नहीं था, चैनल बन गया, वीडियो पढ़ते रहे, 2.5 साल तक कोई देखने वाला नहीं था। 2.5 साल के बाद एक वीडियो ऐसा पड़ा जिससे एक दिन में 70,000 सब्सक्राइबर बढ़ गए। तो फिर मैंने सोचा, फिर लोगों के फोन आने लगे। जब फोन आने लगे लोगों के, तो फिर हमने कहा कि यानी फोन आने का मतलब है कि वो हमसे इलाज चाहते हैं। तो हमारा जो ये ट्रांजिशन है एक तरह से क्लिनिक से सोशल मीडिया, ये वक्त की आवश्यकताओं ने करा दिया। जब वक्त की आवश्यकता महसूस हुई कि अब आपके पास कुछ करने को नहीं है, तो फिर आपने सोशल मीडिया खोला और उससे फिर आप आगे बढ़ते चले गए, लोग देखते चले गए, लोग शेयर करते चले गए। तो चीजें इस मायने में मैं कहूँगा आसान रही। हाँ, लेकिन एक कठिनाई है जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, मैं कहूँगा आपके लिए इस समय चुनौती ये है कि अब सुनने वाले कम बचे हैं, सुनाने वाले ज़्यादा बचे हैं। तो इस वक्त जो हमारे साथी हैं उनके आगे चुनौती सोशल मीडिया में ज़्यादा बड़ी है। लेकिन कहते हैं कि जहाँ चुनौती बड़ी होती है उसका डिविडेंड भी बड़ा होता है। व्यक्ति की सोच को समझना पड़ेगा और वही रास्ते पे चलना पड़ेगा। एक वो बात है, एक लाइन है गाने की, हो तुमको जो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को रात कहो तो हम रात कहेंगे। टॉकिंग अबाउट ट्रांजिशन की जैसे हम बात कर रहे थे, एंड देन यू मेंशन्ड कि बदलते समय ने, बदलते दौर ने आपको यहाँ से आपके क्लिनिक से आपको सोशल मीडिया तक पहुँचाया। तो नाउ टॉकिंग अबाउट योर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट सर एंड योर बिजनेस स्ट्रैटेजी, नाउ कमिंग टू योर हार्डकोर बिजनेस, तो आपने कौन से ऐसे इनोवेटिव अप्रोचेस अब आपने अडॉप्ट किए हुए हैं, जैसे कि एंटी एजिंग सॉल्यूशंस हो गए, एग्रो होम्योपैथी एक ऐसा टर्म है जो काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स नहीं भी जानते होंगे, एंड प्रिवेंटिव इम्यूनाइजर्स है, एंटी एजिंग सॉल्यूशंस, तो आपकी कौन सी ऐसे बिजनेस स्ट्रैटेजी है, एनी ऑफ दीज दैट यू हैव अडॉप्टेड? देखिए, सारी चीज सोच से शुरू होती है। आप जो सोच पाएंगे वही आप कर पाएंगे। एक बहुत बड़ी बात है पुरानी भारत, आपके जो विचार होते हैं वही आपका कर्म बनते हैं, आपके जो कर्म होते हैं वही आपका जो है वो एक्शन बनते हैं, आपका जो एक्शन होता है वही आपकी डेस्टिनी बनती है। हम लोग इस सोच पे चलते रहे कि जो चीज सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचे वो पूरी तरह रिफाइंड हो। एग्रो होम्योपैथी की बात है, मैं आपको मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान में अगले 10 साल के बाद आदमी अनाज को तरस जाएगा। जब विकास होता है तो विकास के साथ दूसरी चीजें भी आती हैं। विदेशों में यह है कि वहां की आबादी कम है तो उनका जो विकास हुआ, लेकिन उनके जनता का पेट भूखा नहीं रहा। लेकिन हिंदुस्तान में 150 करोड़ लोग हैं, हमारी एग्रीकल्चर लैंड तेजी से घटती जा रही है, लोग कन्वेंशनल खेती को छोड़ के दूसरी तरह की खेतियों में पेपरमिंट, बोगनविलिया, आम के बाग, अमरूद के बाग, नींबू के बाग, यह सब लगा रहे हैं। अगले 10 साल में हिंदुस्तान के लोग खाने के लिए तरस जाएंगे। अनाज उस कीमत पे मिलेगा जिस कीमत पे आज बना हुआ पिज्जा मिल रहा है। मैंने कहा होम्योपैथी को हम कैसे एग्रो होम्योपैथी में कर सकते हैं, उसका प्रोडक्शन बढ़ाने में, तो ये चीज़ मैं एक बना के लाया। इम्यूनाइजर्स की बात करें, आप देखें कि एलोपैथी में इम्यूनाइजर्स हैं, उसके बाद किसी को इंजेक्शन लगता है, उसके बाद उसको 4 दिन बुखार आ जाता है, गांठ पड़ जाती है। और फिर एक चीज़ अच्छी है तो अगर उसके साथ हम दूसरी अच्छी चीज़ रख लें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। 2 wrongs doesn't make a right, but 2 rights make a right। तो इम्यूनाइजेशन आप करते हैं, आप एलोपैथी दवा देते हैं, अच्छी बात है, हमारे बच्चों को भी सारे इंजेक्शन्स लगे हैं, लेकिन साथ में आप होम्योपैथी भी दे दें। तो ये नॉलेज हर भारत के जो नागरिक है उसकी जिम्मेदारी है कि अगर आपके पास कोई नॉलेज है तो वो नॉलेज आप आम लोगों में पास ऑन करें। यही मेरे सोशल मीडिया का कंसेप्ट रहा, यही एग्रो होम्योपैथी का रहा और यही इम्यूनाइजर्स का रहा।
एंड एंटी एजिंग सर, बिकॉज हम देख रहे हैं पीपल आर एक्चुअली, एवरीबडी वांट्स टू लुक यंग सर। हर कोई आज के दौर पे और आने वाले समय में कोई भी नहीं चाहता फेस पे झुर्रियाँ हो सर। एवरीबडी वांट्स टू लुक यंग एंड एलोपैथी एंड अदर फॉर्म्स ऑफ सर्जरी एंड बोटॉक्स एंड फिलर्स सब के बारे में हमारे लोग जानते ही हैं, दर्शक, व्यूअर्स, एवरीबडी। तो होम्योपैथी में सर एंटी एजिंग सॉल्यूशंस आपने कुछ अडॉप्ट किए हैं जिससे आप हमारे व्यूअर्स को भी वाकिफ कराना चाहेंगे? ये जैसे जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ एंटी एजिंग पे, मुझको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जैसे एक गाना था, तेरे चेहरे में वो जादू है, बिंडोर चला आता हूँ। कुछ चीजें गलत होती हैं लेकिन वो देखा गोरे रंग वाले को ही जाता है। देखा खूबसूरत व्यक्ति चला जाए और एक दूसरा व्यक्ति चला जाए तो खूबसूरत व्यक्ति का पहले व्यक्ति सामने वाला अटेंड करेगा, उसकी ग्रीवेंस या उसकी परेशानी या उसको महत्व पहले देगा। ये हिंदुस्तान का खास तौर से एक सत्य है आज का। तो इसमें आई बात एंटी एजिंग की। हर व्यक्ति, और इसमें बुराई भी नहीं है। अगर आप जवान दिखना चाहते तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, पर्सनल माइंडसेट है और अच्छा है। हमें अच्छा रहने का हक है, हमें वेल ऑफ रहने का हक है। लेकिन क्या है कि उसकी सीमाएं जब लोग उसको पाने के लिए पार करने लगते हैं तो बड़ा मन को दुख होता है। हमारे यहाँ मैम क्या होता है होम्योपैथी में, व्यक्ति एलोपैथ ट्रीटमेंट करा के ही आता है या कोई भी और ट्रीटमेंट करा के आता है। दिस इज व्हाट आई वाज कमिंग एट सर, कि आई एम श्योर कि होम्योपैथी में लोग फर्स्ट अप्रोच नहीं होगा उनका, तो यही मैं पूछना चाह रही थी। गुड यू केम टू दैट। निश्चित रूप से मैम फर्स्ट अप्रोच नहीं होता। इतनी मोटी फाइल लेकर आते हैं, कोई केमिकल पीलिंग करा के आ रहा है, कोई बोटॉक्स करा के आ रहा है, जिसके पास जितने संसाधन है उस स्तर तक जाता है। और जाहिर सी बात, अगर वो मेरे पास आ रहा है तो उसको वहाँ सफलता प्राप्त नहीं हुई है, नहीं तो मेरे पास ना आता। तो मैंने फिर इसको थोड़ा जब गहन अध्ययन करा तो मैंने देखा होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि टिश्यू पे होम्योपैथी क्या है? होम्योपैथी मैम आने वाले वक्त की पैथी है। एलोपैथी आ चुकी है पहले, आयुर्वेद का दौर चल रहा है, आयुर्वेद के बाद आएगी होम्योपैथी, क्योंकि यह सबसे लेटेस्ट इन्वेंशन है। 1755 के बाद इजाद हुआ इसका और यह आयनिक बेस्ड है। तो एंटी एजिंग का मैंने सोचा और मैंने कहा व्यक्ति को पैसा तालीम पे लगाना चाहिए। एंटी एजिंग की बात, व्यक्ति को पैसा तालीम पे और घर परिवार के बच्चों की लगाना चाहिए, अभिभावकों को पैसा अपने और सुविधाओं पे। लेकिन आप 2-2 लाख 55 लाख रुपए फूक रहे हैं, केवल एक सिटिंग में जा रहे हैं एंटी एजिंग की, और आप चले आ रहे हैं और अपने को बर्बाद करके चले आ रहे हैं। तो मुझे जब अफसोस हुआ, दुख हुआ इस बात पर, तो मैंने एंटी एजिंग को कहना शुरू करा, इस पे वीडियो बनाना शुरू करे, क्योंकि होम्योपैथी में इसका निदान मैंने पाया है और निश्चित रूप से लोग लाभ पाते। साइड इफेक्ट्स भी कम है एज कंपेयर टू बोटॉक्स, फिलर्स? नहीं, मैं ये कहूंगा मैम नील है साइड इफेक्ट्स। हाँ, कम इज मॉडेस्ट, आई वुड से नील, क्योंकि होम्योपैथी का बेस ही ये है कि इसमें आपको नुकसान कोई नहीं है, जो है वो फायदा है या कुछ नहीं होगा, लेकिन बुरा नहीं होगा। ओके, सो नाउ कमिंग टू रिस्क एंड रिवॉर्ड्स बात करते हैं। तो एक बिजनेस की बात करते हैं और हमारे व्यूअर्स भी हैं, तो बिजनेस में रिस्क तो लेना ही पड़ता है सर। तो एनी सिग्निफिकेंट बिजनेस रिस्क आपने लिया जब आपने शुरुआत करी होगी, जो आपको लगा कि हाँ दिस कैन प्रूव टू बी अ रिस्क, या फिर एक ये थ्रेट हो सकता है, रिस्क हो सकता है, और उसको आपने कैसे ओवरकम किया उस रिस्क को या उस थ्रेट को? बिकॉज जितने भी हमारे लोग सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को, आइडिया है, बिजनेस आइडिया है, स्ट्रैटेजी भी आ गई, माइंडसेट भी है, लीडरशिप क्वालिटीज भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स भी हैं, सब कुछ है, बट व्हेन इट कम्स टू रिस्क टेकिंग, वहाँ पे अधिकतर यूथ रुक जाता है। जिसके पास बैकअप है वो तो चला गया सर, जिसके पास बैकअप नहीं है और जो सिर्फ अपने आईक्यू को ट्रस्ट कर रहा है, अपने इंटेलिजेंस को और अपने गट को और अपनी इंट्यूशन को, तो उसके लिए उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, कीमत हर चीज की अदा करनी पड़ती है, हर चीज की कीमत होती है और उसको आपको अदा करना पड़ता है। उस कीमत को अदा करे बिना आपको वो चीज नहीं हासिल हो सकती। एक बोतल पानी भी 5 रुपए जब आप देंगे 6 रुपए, तभी आपको एक बोतल पानी भी बाजार में मिलेगा। पहले वो
वैसे मशीन से पानी निकाल तब भी 4 आने देने पड़ते थे, तभी आपको 1 गिलास पानी मिलता था। तो कीमत हर चीज की होती है, मुझे भी कीमत अदा करनी पड़ी। कोई ऐसी स्टोरी सर, एनी इंसिडेंट दैट यू रिमेम्बर, और उसका क्या आउटकम था सर? मैंने कीमत अदा करी अपने चलते हुए क्लिनिक की। मैं क्लिनिक पे 2 टाइम बैठता था, 300 मरीज देखता था। फिर जब मुझे अगर सोशल मीडिया पे आना है, जब वो ट्रांसफॉर्मेशन फेज हुआ, तो हमने क्लिनिक पे बैठना 1 टाइम कर दिया। जब क्लिनिक पे बैठना 1 टाइम कर दिया, तो जाहिर सी बात, अगर 300 मरीज थे तो वो 250 हो गए, 50 तो कम हुए। उसके बाद फिर जब और मैं आगे बढ़ने लगा, जब बहुत ऑनलाइन काम बढ़ने लगा, तो मैंने 1 महीने की दवा देना शुरू कर दी, मरीज और कम हो गए। अब खांसी जुकाम बुखार के मरीज आए नहीं, खांसी जुकाम बुखार की दवा 1 महीने की कौन लेगा, ना मैं दूंगा ना कोई लेगा। थोड़े मरीज और कम हो गए हमारे। उसके बाद फिर क्लिनिक के बैठने के टाइम में और थोड़ा सा कंस्ट्रेंट हुआ, क्योंकि जब आप कई रोल प्ले करते हैं, एक सामाजिक रोल भी प्ले करते हैं, एक सोशल वर्कर का रोल भी प्ले करते हैं, एक एंटरप्रेन्योर का भी रोल प्ले करते हैं, एक सोशल इन्फ्लुएंसर का भी रोल प्ले करते हैं, एक घर के जो है वो पारिवारिक जीवन का भी रोल प्ले करते हैं, और एक डॉक्टर का भी रोल प्ले करते हैं। तो ये जो कीमत अदा करनी पड़ी, ये हमें करनी पड़ी समय को कम करके अपने क्लिनिक पे। और ये बहुत बड़ी बात थी। जिस क्लिनिक को एक चबूतरे से मैं बनाना शुरू करा था 5 रुपए की हफ्ते दवा देकर, वही चीज़ को मुझे कम करना लगा कि जब मैं ऑनलाइन टेली मेडिसिन पर आया। तो कीमत अदा करनी पड़ती है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, मैंने कहीं सुना था और मैंने अपनाया। निर्णय आपने एक बार ले लिया कि ये काम करना है, वो डिसीजन हो गया, तो सिर्फ एक विकल्प बचता है उस निर्णय को सही साबित करना। हाउ टू मेक दैट डिसीजन राइट। एंड नाउ, क्योंकि आपने बात करी अभी, यू जस्ट मेंशन्ड कि आपने भी सेंट्रलाइज्ड, फिर आपने सोशल मीडिया को अपनाया और एक जगह बैठ के लाखों को, करोड़ों को, एंड नॉट जस्ट नेशनली, इंटरनेशनली भी आपकी दवा जाती है, अब्रॉड भी आपकी दवा जाती है, सर, ओवरसीज। एंड तो ट्रस्ट एंड ऑथेंटिसिटी, क्योंकि इतने सारे लोग हैं ऑन सोशल मीडिया सर, जैसे भी आप अपना खोलते इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, यू सी सो मेनी पीपल गिविंग यू एडवाइजेज, है ना, कि ये करिए, वो करिए, एंटी एजिंग ये सोल्यूशन है, ये दवा खाइए। इतने सारे लोग आ गए हैं सोशल मीडिया। तो ट्रस्ट एंड ऑथेंटिसिटी को कैसे आपने, उस चीज़ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? इफ़ आई वांट टू establish myself on social media, how do I gain trust of my audience? How do I tell them that I am the right person, Dr. Umang Khanna, what I'm telling you on social media? तो वहाँ तक पहुँचने के लिए sir, how do you get there? I think, ma'am, the only way to attain the trust of the person in front of you is to be honest with yourself and to the person who is sitting there. You have to feel that thing कि हमारा वीडियो दिल्ली में बैठा जो व्यक्ति देख रहा है, he is investing his time, he is investing her eyesight, he or she is investing the battery by which her phone is operating. जब हम इतनी बातों को सोच लेते हैं तो हम ऑनेस्टी करते हैं। एंड द अनदर थिंग इज ग्रेटिट्यूड। यू हैव टू फील ग्रेटिट्यूड फॉर द पर्सन। आपके सामने जो कोई भी है, आपको उसके लिए ग्रेटिट्यूड रखना है और उसको इस बात को महसूस करना है कि वो आपको सुन रहा है। ये महत्वपूर्ण है। आपको इस द्वंद में नहीं आना है कि आप उसको दे रहे हैं। द बेस्ट वे ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इज टू स्पीक बाय द हार्ट। यही स्पीकिंग आपको सामने वाले यूट्यूब पे भी या सोशल मीडिया पे भी करनी है कि आपको अपने दिल की बात सत्यता से कहनी है, क्योंकि ये समाज आपका हर वक्त आकलन कर रहा है। जब आप पब्लिक डोमेन में हैं, द सोसाइटी इज वॉचिंग यू। हम आप यहाँ पर बैठे हैं, At every step they are एवरी स्टेप हम आप यहाँ पर बैठे हैं। इस समय जने कितने लोग आपके बारे में या हमारे बारे में सोच रहे होंगे। जने कोई लोग हमारे आपके विरुद्ध कहीं एप्लीकेशन भी डाल रहे होंगे। तो जो समाज होता है, समाज आपको वॉच करता है। और एक चीज़ और मैंने मैम एक्सपीरियंस करी है, आज के दौर में
व्यक्ति आपके बारे में राय बहुत जल्दी बनाता है। बस आप दिल से सोचें, दिल से करें, मंजिलें भी आपकी होंगी, रास्ता भी आपका होगा, समय भी आपका होगा, वक्त भी आपका होगा। राइट। थोड़ा आप कुछ पर्सनल, आप इतने सालों से सर प्रैक्टिस कर रहे हैं, आई वांट टू आस्क यू एंड कोई ऐसा पेशेंट या फिर कोई ऐसी कम्युनिटी स्टोरी या फिर कोई ऐसा पेशेंट आपके इतने सालों की प्रैक्टिस में आपको मिला जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, दैट टच्ड योर हार्ट, एनी पेशेंट, एनी कम्युनिटी स्टोरी दैट यू हैव इन माइंड दैट कम्स टू योर माइंड राइट अवे? मैं बताऊं आपको, दर्शकों को जो नहीं जानते, मेरे जीवन में कहानियां ही बहुत हैं। तो एक मैं बताता हूं आपको, दोनों तरह से बताता हूं। ये जवाब मैं आपको दो तरह से दूंगा। पहले पर्सन की बात कर लेते हैं। जीवन में दो ऐसे लोग रहे जिन्होंने मुझे जिम्मेदारी का एहसास दिलाया। पहले व्यक्ति रहे तिवारी जी। एक तिवारी जी थे, उनके सोरियासिस की दिक्कत थी। हमारे जब हुसैनगंज पे क्लिनिक तक कार से आते थे, उतर नहीं पाते थे, ही वॉज पैरालाइज्ड। ओके। क्लिनिक से बाहर जाता था, उनको कार में देखता था, फिर मैं ही दवा बनाता था, मैं ही दवा लिखने वाला, मैं ही दवा देने वाला। तो मैं दवा लिखता था, मैं दवा बना देता था, बाहर जाके पकड़ा देता था। एंड अल्टीमेटली वो ठीक हो गए। वो ठीक हो गए। उसके बाद करीब 1 साल बाद वो दोबारा मेरे पास आए। 1 साल बाद आए मेरे पास। तो जब आ रहे थे, जब तक क्लिनिक भी बदल चुका था, नखास नादान मेल रोड पे दूसरा क्लिनिक हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया था क्लिनिक। तो आए, तो मैंने कहा लग रहा है ये फिर से बीमार हैं, दवा लेने आए हैं, क्योंकि डॉक्टर को व्यक्ति का भी याद करता है। जब बीमार होता है व्यक्ति सही हुआ चला जाता है अपना। मैंने कहा तिवारी जी मिठाई किस बात की? बोले डॉक्टर साहब मैं सही हो गया था आपकी दवा से। देखिए मैं चल के आपके पास आया, कार खुद चला के आया, कार से उतर के आया, लेकिन मैं आपका मुंह मीठा नहीं कर पाया था। तो मुझे पता नहीं क्यों आज लगा कि डॉक्टर साहब को अभी तक हमने मुंह मीठा नहीं करा, डॉक्टर साहब को ये बात नहीं बताई, डॉक्टर साहब से मिले नहीं। तो आज मैं तो जब वो घटना हुई तो मुझे एहसास हुआ कि डॉक्टर की कीमत वास्तव में समाज के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। दूसरा वाक्य एक हुआ, एक हमारे सलीम भाई हैं, फूलबाग में हैं, यही लखनऊ में हैं, आज भी हैं। तो उनकी बच्ची का किडनी फेल हो गया। ये रात के 2 बजे की बात है। तो उनका रात को 2 बजे मेरे पास फोन आया, डॉक्टर साहब बच्ची की किडनी फेल हो गई है, पीजीआई वालों ने डिस्चार्ज कर दिया कि आधा 1 घंटा सेवा कर लो, इसका जीवन 1 घंटे का है। हम लोग उस समय फ्रीडम गाड़ी हुआ करती थी, फ्रीडम मोटरसाइकिल उस समय बहुत, मेरे पिताजी की पहली गाड़ी मेरे पिताजी ने मुझको दिलाई थी, वो फ्रीडम ही थी। वो साइकिल से चले जीवन भर, लेकिन मुझको उन्होंने मोटरसाइकिल दिलाई जब मैं डॉक्टर बना तब। तो फ्रीडम से मैं फोन आया, मैं रात के 2 बजे घने कोहरे में हुसैनगंज वापस पहुंचा। उनके घर गया, बच्ची को देखा, क्लिनिक खोला, दवा दी और बच्ची की किडनी ठीक हो गई। बच्ची का क्रिएटिनिन नॉर्मल हो गया, यूरिया नॉर्मल हो गया। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद वो सलीम भाई ने अपनी पूरी कम्युनिटी फूलबाग की कम से कम हमें 300-350 मरीज भेजे। तो निश्चित रूप से वो हमारे करियर का भी एक टर्निंग पॉइंट था, हमारे जीवन का भी टर्निंग पॉइंट था। तो आपने अभी बताया कि ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिले जिन्होंने आपको आदर सम्मान दिया, एंड ऑफ कोर्स यू डिजर्व इट डॉक्टर साहब, यू बीन वर्किंग रियली हार्ड फॉर ऑल दीज इयर्स एंड इंस्पायरिंग एवरीबडी अक्रॉस द ग्लोब। पर पब्लिक क्रिटिसिज्म कभी आया? कभी ऐसा लगा कि या फिर बर्नआउट जैसे होता है ना सर, कि एक बार को लगता है कि आप काम कर रहे हैं पर अब हिम्मत नहीं बची है, या फिर अब थोड़ा सा रुक जाता हूँ, ठहर जाता हूँ, आराम कर लेता हूँ, आगे का फिर देखते हैं कैसे करना है, या फिर क्रिटिसिज्म भी तो आया होगा सर? इट्स नॉट अबाउट जस्ट, लाइफ इज नॉट अ बुक ऑफ रेड रोजेस सर। क्रिटिसिज्म निश्चित रूप से आया और हम रोज देखते हैं। जैसे फर्ज कीजिए एक अच्छा, अभी आपको परसों की बात बताएं। परसों हमने सोचा कि एक ट्रम्प साहब की बीमारी आई है, वेनस इनएफिशिएंसी, ये व्हाइट हाउस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करी है। तो हमने कहा थोड़ा सेंसेशनल मामला है, लाओ इस पर एक वीडियो बनाया जाए। भाई होम्योपैथी में वेनस इनएफिशिएंसी की, क्रॉनिक वेनस इनएफिशिएंसी की बहुत अच्छी दवाएं। तो हमने वो वीडियो साहब बनाया,
तो उसमें एक साहब ने कमेंट ये लिखा कि डॉक्टर साहब, हिंदुस्तानियों की बीमारी के बारे में भी तो बात कीजिए। अब आप इस क्रिटिसिज्म को क्या कहेंगे? क्या हिंदुस्तान में लोगों को क्रॉनिक वेनस इनएफिशिएंसी नहीं होती है क्या? क्या ये बीमारी केवल ट्रम्प को हुई है? ऐसा तो नहीं केवल ट्रम्प को हुई है। पैरों के जिनके सूजन आ जाए, जब पैर आप बहुत देर नीचे रखते हैं, अगर आपके पैर में बैठ के सूजन आ रही है तो संभावना है कि आपको क्रॉनिक वेनस इनएफिशिएंसी है। और उस पे अगर ऐसा कमेंट इतनी मेहनत के बाद लिखा जाए तो ऐसा क्रिटिसिज्म, अगर आप पब्लिक डोमेन में होते हैं तो क्रिटिसिज्म तो होता ही है। 193 देशों में से 189 देशों ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन करा। ये मोदी जी का एक अचीवमेंट है। सिर्फ 3 देश ऐसे हैं पाकिस्तान को छोड़ के जिन्होंने समर्थन नहीं करा। लेकिन इस पर भी क्रिटिसिज्म है कि साहब ये तो विदेश घूमते रहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि पब्लिक डोमेन में क्रिटिसिज्म होता है, मेरा भी होता है, और इतने सीधे रास्ते के बाद भी रोज होता है। It is the right thing. It is the right decision. Okay, and now coming to practitioners या फिर जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, या फिर ऐसे कुछ लोग जो who want to become an entrepreneur and a leader, तो नॉन नेगोशिएबल स्टेप्स कुछ आपके हिसाब से, या फिर ये चीज़ें हैं कि अपने अगर ब्रांड को आपने ग्रो करना है, डिजिटली प्रैक्टिस करनी है, या फिर अपने ब्रांड को इस्टेब्लिश करना है, एक बड़ी संस्था का रूप देना है, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का रूप देना है, तो कोई ऐसे नॉन नेगोशिएबल स्टेप्स आपके हिसाब से कौन से हो सकते हैं वो सब, दैट यू आर नॉट सपोज्ड टू मिस दिस? देखिए, आजकल हल्की चीज नहीं बिकती है बाजार में। बात नंबर 1, अगर आप कोई चीज बिलो स्टैंडर्ड कर रहे हैं इस कंपटीशन के दौर में, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। पहली नॉन निगोशिएबल चीज है, यू हैव टू बी आईफोन, द क्वालिटी ऑफ योर वर्क शुड बी आईफोन। तो कहने का मतलब है कि पहली चीज क्वालिटी। अगर आपके ब्रांड में पावर नहीं है तो आप आज बेच नहीं पाएंगे। दूसरी बात, ऑनेस्टी। समाज आपको हर पल वॉच कर रहा है। आप सोच रहे हैं आपको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन आप गलत हैं। आपको ये समाज देख रहा है आप क्या कर रहे हैं, एंड दे हैव एवरी नॉलेज फॉर इट। तीसरी बात जो आज की पीढ़ी में नहीं है, मैं कहूंगा, ग्रेटिट्यूड। अगर आप में ग्रेटिट्यूड नहीं है और केवल एटीट्यूड है तो आप मिट्टी हो जाएंगे, और बिना किसी अपने दस्तखत के मिट्टी हो जाएंगे, यानी बिना किसी अपने इंप्रेशन के मिट्टी हो जाएंगे। आज वी आर ऑनर्ड कि आप यहाँ पर हैं मैम। आई एम इक्वली ऑनर्ड सर, आई एम इक्वली ऑनर्ड। ग्रेटिट्यूड, एटीट्यूड 0 होना चाहिए, और ग्रेटिट्यूड जो है वह 100% होना चाहिए। एटीट्यूड अपने विचार का होना चाहिए, लेकिन सामने वाले के लिए एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। 3 बात हो गई। चौथी बात, पंक्चुअलिटी। आजकल की युवा पीढ़ी में मैं पंक्चुअलिटी नहीं देखता हूँ। कमिटमेंट करा है, अपने कमिटमेंट को 100% कमिट करना आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है। 5वीं बात, बोलना कम है। एक सोशल मीडिया ने और एक नया, मैं समझता हूँ एक नया जो है वो एक ट्रेंड चलाया है कि बोलने वाले ज्यादा हो रहे हैं, सार्थक बोलने वाले कम हो रहे हैं। तो यदि आपकी बात में सार्थकता नहीं है तो आपका बोलना केवल टाइम पास से ज्यादा कुछ नहीं है। तो अपनी बातचीत में सार्थकता लानी चाहिए। और एक बात आखिरी में कहूंगा, अपने आप को खींचना। ये जो घड़ी देख के काम करने की मानसिकता है नई पीढ़ी की, ये भी मैं सबको नहीं कह रहा हूं, क्योंकि इसी में से लोग ऐसे निकल रहे हैं जो हवाई जहाज बना रहे हैं और रॉकेट्स बना रहे हैं। लेकिन ये जो घड़ी देख के मानसिकता है काम करने की, यह मानसिकता का दौर अब खत्म हो गया। आप अपनी सोच का चेहरा स्वयं बनिए। आप ये ना सोचिए कि हम इसको हायर कर लें, उसको हायर कर लें, या आप इसको अपनी मजबूरी मान लीजिए कि साहब हमारे पास तो पैसा नहीं है ऐश्वर्या राय को बुलाने का, तो हम कैसे जो है वो हमारा ब्रांड कैसे आगे बढ़ेगा। मैं स्टार्टअप्स की बात कर रहा हूँ, हमारे पास पैसा नहीं है शाहरुख खान को बुलाने का,
एंड देन हु बेटर नोज योर ब्रांड? आपको छोड़ के आपके ब्रांड के बारे में कौन इतना जानता होगा? यू कॉल समबडी टू रिप्रेजेंट योर ब्रांड, बट ब्रांड कैसे शुरुआत हुआ डॉक्टर उमंग खन्ना को तो आप ही बता सकते हैं ना, अपनी जर्नी के बारे में आप ही बात कर सकते हैं 500, 5000, 5 लाख ऑडियंस के सामने. Nobody else can do that for you. Absolutely. Nobody else can do it, and it's your hard-earned money. तो you have to the face. इसकी दो बातें होंगी. इसकी बात ये होगी कि जो अगर MDH मसाले वाले की दुरानी साहब की केस स्टडी करें तो you will never get old. You will feel value of yourself all the time because you know this brand is Dr. Umang Khanna या brand Dr. Umang Khanna. You see Ronaldo has launched a perfume. Anything he launches, he is the brand of his face. We can't be Ronaldo, but we can be this Baichang Bhutia. तो हमको अपना ब्रांड खुद बनना है, ये एंटरप्रेन्योर्स को समझना पड़ेगा. और सोशल मीडिया आज गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. आज आपको अपना ब्रांड बनना बहुत आसान है. बस आपकी बात में सार्थकता, समर्थता और सच्चाई होनी चाहिए. ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू होम्योपैथी सर. तो होम्योपैथी और टेलीमेडिसिन को आप अगले 5 साल में हाउ डू यू एनविजन कि कैसे ग्रो करेगा इन द नेक्स्ट 5 years की अगर बात करें? आने वाला वक्त टेलीमेडिसिन का है, आने वाला वक्त होम्योपैथी का है. If you can tell our viewers what exactly is telemedicine, I'm sure काफी लोगों के लिए ये भी एक नया शब्द है सर. टेलीमेडिसिन इस वक्त मैं कहूँगा वो सुविधा है कि आप जहाँ आपका दिल लग रहा है, जिसे लग रहा है कि आप सही कर सकता है डॉक्टर, तो आप उससे वहाँ सेवा ले सकते हैं. सपोज करिए आप असम में बैठे हैं, मैं लखनऊ में बैठा हूँ. अब असम से लखनऊ आने का मतलब है 2500 किलोमीटर. तो आप आना नहीं चाहोगे, लेकिन आप दवा की चाहत या विश्वास भी आपको हम ही पर है. तो टेलीमेडिसिन ही वह जरिया है. और आज जब हमारे पास डेटा है, आज हमारे पास 5G की स्पीड है, आज हम रियल टाइम टॉक कर सकते हैं, तो ये सबसे अच्छा विकल्प है कि हम जो है वह टेलीमेडिसिन ले. और आने वाले 5 साल में अगर होम्योपैथी की बात करें तो होम्योपैथी आने वाले 5 साल में नंबर 1 पैथी होगी इस देश में. इस वक्त होम्योपैथी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी इस्तेमाल करी जाने वाली कंटेम्प्रेरी मेडिसिन फॉर्म है. और होम्योपैथी में एक खास बात है मैम, होम्योपैथी में आपको किसी मर्ज की इटियोलॉजी या कॉज जानना जरूरी नहीं है. इसीलिए ये कोविड में सफल रही. जब कोविड में इस विश्व को कोरोना का कॉज नहीं पता था, वायरस की इटियोलॉजी नहीं पता थी, तो आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने मेडिसिन अपने वेबसाइट पे लिखी थी. वो मेडिसिन से लाखों लाख लोग जो है फायदा उठा रहे थे. ये बताता है. अब आने वाला वक्त जो है वो हैजा कॉलरा का नहीं है. अब हैजा कॉलरा से मौतें नहीं हो रही हैं, अब पार्किंसन से मौत हो रही है, मिंडी से हो रही है, ट्रांसवर्स मेलाइटिस से हो रही है, इस तरह के मर्जों से हो रही है. तो ऑटिज्म को ले लीजिए, ADHD ले लीजिए, बच्चों को हो रहा. तो होम्योपैथी आने वाले 5 साल में, क्योंकि अब आपको मर्जों का कॉज नहीं पता लग पाएगा क्योंकि सब वायरस म्यूटेशन हो रहे हैं, तो होम्योपैथी आने वाले वक्त की पैथी है. और टेलीमेडिसिन ही अब आने का रास्ता है. वो दौर जिसमें रोबोट से सर्जरी हो रही हो, व्यक्ति हैदराबाद में सर्जन बैठा है और रोबोट उसका जो है लखनऊ में लगा है, और अस्पताल में वो हैदराबाद से बैठ के लखनऊ में सर्जरी कर रहा है. दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ टेलीमेडिसिन. राइट. ओके, सो काफ़ी चर्चा करी. वी टॉक्ड अबाउट कि हम कैसे इंस्पायर कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स को और प्रैक्टिशनर्स को, या फिर उन तमाम लोगों को जो अपने एक आइडिया के साथ कुछ बड़ा करना चाहते हैं. बट स्लोली नाउ I want to make this podcast a little more casual and personal. So, Dr. Umang Khanna, any particular podcast that influenced you, या फिर कोई ऐसी किताब जो आपकी बहुत लोकप्रिय किताबों में से एक है? जिस प्रकार से मैम आपका ये पहला पॉडकास्ट है, उसी प्रकार से मेरा भी पहला पॉडकास्ट है. क्योंकि आज जो बात हो रही वो जीवन पे हो रही. मुझको अच्छा लग रहा है आपके यहाँ आपसे जुड़ के, आपसे बात करके. किताबों ने मेरे जीवन पे असर डाला.
जब मैं हाई स्कूल पास करा तो उसके बाद मैंने एक किताब पढ़ी शिव खेड़ा जी की यू कैन विन। ग्रेट बुक। या यू कैन विन मैंने किताब पढ़ी, और जब किताब खोली तो उसमें सबसे पहले एक स्टोरी थी, पहले पन्ने पे थी। अब पता नहीं उसका एडिशंस और आए हों तो जो हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन वो स्टोरी मुझे याद है। एक बच्चे और बलून वाले की स्टोरी थी। एक छोटा सा बच्चा होता है, एक बलून वाला बीच पर होता है, वो बलून्स उड़ने वाले जो हवा में हीलियम वाले बलून्स जाते हैं, वो बलून्स दे रहा होता है कलरफुल तरह तरह के कि उसके ज़्यादा बिकें। तो एक बच्चा आता है, वो कहता है कि क्या ब्लैक बलून भी ऊपर उड़ेगा? तो वो स्टोरी वाला कहता है, वो बेचने वाला कहता है कि साहब बलून के रंग से बलून नहीं उड़ रहा, बलून के अंदर जो एयर की क्वालिटी है, टाइप ऑफ एयर बढ़ी है, उससे बलून उड़ रहा है। तो ये शिव खेड़ा जी की इस बुक ने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस करा। पहली बार मेरे मन में एंटरप्रेन्योरशिप और एक जो सरकारी नौकरी के ऊपर का डोमेन होता है, इसका बीज जो है इस शिव खेड़ा की बुक से पढ़ा। लकीली प्रभु ने उसके बाद एक अवसर और हमको दिया, हमने रॉबिन शर्मा जी की द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी वो किताब पढ़ी। तो कहते हैं कि लोहा गर्म था उस समय और उस पर एक और हमला हो गया, तो वो शायद मुझे सरकारी नौकरी के उससे हटा दिया, सोच से हटा दिया। क्योंकि मैंने जीवन में 2 किताबें पढ़ी और एक अभी इच्छा मेरी पूरी होनी बाकी है मैम, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक किताब जो भी मुझको पढ़नी है, मैंने नहीं पढ़ी है, जो जीवन की मुझे लगता है मैं पूरा जीवन नहीं जी रहा हूँ, वो अभी भगवद गीता है। मेरी इच्छा है उस किताब को पढ़ने और एहसास करने की, प्रभु की वाणी, और वो जीवन को ही सिखाती है। पढ़ रही हूँ सर। आप पढ़ रही हैं मैम, तो बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं, और आप इतनी देर बात करेंगे तो इस पल से हम यही सोचते रहेंगे कि हमको भी ये काम करना है। जीवन की ऐसी किताब तो आप मुझसे ज़्यादा इसके बारे में बता पाएंगी। मेरी तो एक सोच है कि वो किताब के बाद मुझे अपने जीवन के जो प्रश्न के उत्तर मुझे अपने जीवन के नहीं मिले। इन वन बुक सर। यस मैम। या वो कहते हैं ना कि आप भगवद गीता किसी भी समय उठाइए और किसी भी समस्या से यदि आप गुजर रहे हैं, एंड यू जस्ट नीड टू फ्लिप अ पेज एंड यू रीड, आपको आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। इट इज़ मिराक्युलस सर। और मैं पढ़ रही हूँ और मैं ज़्यादा समय नहीं निकाल पाती हूँ, और भी चीज़ें हैं दैट आई हैव टू केटर टू, बट 2 पन्ने अगर मैं शिद्दत से भी पढ़ती हूँ सर, एवरी डे आई रीड 2 पेजेस एंड 2 घंटे उसी के बारे में ही सोचती रहती हूँ। इट जस्ट लीव्स मी एंड अकेले में सोलेस में पढ़ना चाहती हूँ, शांति में पढ़ती हूँ, एंड इट टेक्स मी बैक। एंड बहुत ही गजब की किताब है सर। एंड ऑल ऑफ अस इंडियंस वी आर एक्चुअली ब्लेस्ड कि एक मास्टरपीस है हमारे पास में। मास्टरपीस, एंड आई वुड से कि प्रभु की वाणी या गॉड्स लैंग्वेज, भगवान की वाणी अगर आपको मिल रही है सुनने को आज के कलयुग के दौर में, तो मतलब जैसे फ्री में मुझे एहसास होता है मुझे वो पढ़नी है। मैं 1-2 बार पढ़ने बैठा, लेकिन मुझे लगा कि when I am 100% committed, when you're 100% ready, वो अंदर से ही आता है सर। God chooses his readers also sir। ऊपर वाला ही चूज करता है अपने रीडर्स को भी। हाँ, he has put the thought in my mind, but till now I think that he is waiting for कि मुझको एक ठोकर और लग जाए, उसके बाद हम waiting for the right time कि जब आप पढ़े तो शायद आपकी आंखें टीयरी आइड हो जाएंगी आप सर। when you read that book, आपको रियलाइज होगा कि शायद this was the time that God wanted me to come to this book। waiting for that time, and I know कि it would be the last book which I want to read and I will read, and it's great कि आप उसको पढ़ रहे हैं। Okay, so what mantra and quote कोई ऐसा that you live by कि ये मेरा एक मंत्रा है लाइफ का, सरल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड? बस यही मंत्र है मैम जो आपने कहा, सरलता रहे जीवन में, सीधा रास्ता रहे, और किसी से इंटिमिडेट ना हो, किसी, और ग्रेटिट्यूड। मंत्र मैं कहूँगा एक है, 2 बातें मैं कहूँगा। एक है ग्रेटिट्यूड, जीवन में आप सामने वाले का शुक्रिया अदा करते जाइए, जीवन में वही लोग आपको बढ़ाते चले जाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा कहाँ पहुंच गए। और दूसरा, अगर प्रैक्टिकल मंत्र की बात करें तो मैं मॉब कल्चर पे अपना जीवन चलाता हूँ। अगर आपके पास लोग ज्यादा होते हैं तो आप कभी गिरते नहीं हैं।
लोग आज के दौर में सर, आई सी अ लॉट ऑफ मिलेनियल्स एंड जेन ज़ी, जो एक टर्म आ गया है नया, दे वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कहते हैं कि हम मुंहफट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट दे एक्चुअली नीड टू अंडरस्टैंड, जैसे कि आपने बोला, दे एक्चुअली नीड टू अंडरस्टैंड एंड ड्रॉ अ लाइन कि इसको आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोल सकते हैं. दिस इज कॉल्ड uncivilized. You're being uncivilized. So if I sit with you and I tell you that Dr. Khanna, I don't like the ambience and I'm not really I don't like what you're wearing today. So that is, and I call myself straightforward, but that is not being straightforward. वो तरीका ही गलत है, अनसिविलाइज्ड है. आज के जो लोग हैं, हमारे यूथ, दे एक्चुअली नीड टू अंडरस्टैंड दैट अगर आपको बात कहनी है तो सलीके से कहनी है, लाइक यू जस्ट मेंशन्ड, किस तरीके से आपको वो बात पहुंचानी है. और अगर आपके सामने आपका मित्र भी यदि बैठा हो, आप मुंहफट नहीं हो सकते उनसे. यू हैव टू टेल देम वेरी पोलाइटली, लुक व्हाट यू आर वेयरिंग टुडे सूट नहीं कर रहा है, यू नो, मे बी दिस कलर डजंट सूट यू, कुछ और पहन के आओ, नेक्स्ट टाइम आई वांट टू सी यू इन दिस कलर. तो बात कहने का तरीका होना चाहिए सर, तरीका होना चाहिए. और जो आपने बात कही, बिल्कुल सही बात, वो सामने वाले को स्ट्रेट फॉरवर्ड इज ओके, इज वन थिंग, बट इट शुड नॉट बी इंसल्टिंग और ऑर्थोरेटिव. देयर इज अ वेरी फाइन बैलेंस, एक बहुत बड़ा फाइन. देखिए, एक चीज होती है, ये अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं. शब्दों की ताकत ये होती है, ये अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं. जहां ये भी लग गया, यू आर इंसल्टिंग दैट पर्सन. आप कुछ नहीं कह के उसको आपने गिरा दिया. बिल्कुल. तो हमको इस चीज से बचना ही चाहिए, क्योंकि ये वक्त किसको कहां पे लाता है, घुमा के लाता है, ये किसी को नहीं पता. पीपल्स पर्सन अगर आपको बनना है तो, इफ यू वांट टू बिकम अ पीपल्स पर्सन, यदि आप अपने ही वन मैन आर्मी अपने आप को समझते हैं, और अगर आप वन मैन आर्मी की तरह से ही आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, देन यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू. But you won't move forward. You can't. You will not move forward if you have not the support of the people. You will not move forward. एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, स्ट्रेट फॉरवर्ड का एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, बड़ा अच्छा. ये 8 साल का चक्र है जो आपको बता रहा हूँ. मेरे फादर की डेथ हुई, कितना नुकसान करता है. मैं नई पीढ़ी, यू जस्ट फील द थिंग जो मैं बोल रहा हूँ. आई वोंट नेम दैट पर्सन बिकॉज आई डोंट थिंक ही इज इन दिस वर्ल्ड नाउ, बट आपको एक बात बताता हूँ. मेरे फादर की डेथ हुई, मेरी मदर की एक FD थी HDFC बैंक में. तो मैं जो हूँ वो उसमें क्या था, कुसुम देवी खन्ना. पुराने समय में नाम का थोड़ा उतना ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते थे. कुसुम बन गया, कुसुम देवी खन्ना बन गया. तो इस तरह जो उनके आधार में कुसुम देवी था, वो पहले की FD थी, कुसुम लिखा था. तो मैं गया वहाँ पर, मैं रिसेप्शनिस्ट के पास गया. हमने कहा मैम ये दिक्कत है और इसको ठीक कर दे. तो रिसेप्शन पे रटे रटाए जवाब देते हैं विथ नो IQ आजकल के दौर के लोग. मैं उनसे भी शिकायत कर रहा हूँ, कोई परेशानी लेके आए तो उसकी बात सुनिए. वो आपके पास आया है, आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप उसकी बात सॉल्व करें. तो मैं पहुंचा तो वहाँ पे जो बैठी थी रिसेप्शन पे, 3-4 बैठी थी, एक के पास चले गए. उन्होंने कहा कुछ नहीं हो सकता, माँ को लाइए, ऐसे कुछ. हमने कहा मैम शी इज बेड रिडन, ये इनका सर्टिफिकेट है, शी इज हाफ पैरालाइज्ड, शी कांट कम, और शी इज सीनियर सिटीजन. बोले नहीं कुछ नहीं हो पाएगा. उसने रूडली बोला. हमने कहा मैम आप किसी सीनियर व्यक्ति से मेरी बात करा दी, यहाँ पे मैं अपनी बात रख दूं. तो उन्होंने भेजा मुझे. मैं उस केबिन में HDFC के उस ब्रांच के मैनेजर पास गया. हिंदुस्तान टाइम्स के दफ्तर में वो ऑफिस हुआ करता था, NVRI के सामने HDFC का. तो उन्होंने मुझे भगा दिया वहां से. जैसे वो रिसेप्शनिस्ट बोल रही थी वैसे ही उन्होंने बोला. अब मैं चला आया, मैं क्या करता. आपका इलाका, आपका क्षेत्र, आपकी बात, आपका विभाग, आपका दफ्तर, तो मैं क्या करता. मैं चला आया, मैंने वो रख दी FD. 8 साल बाद उस व्यक्ति को मुंह का कैंसर हुआ. 8 साल बाद किसी ने कहा डॉक्टर उमंग खन्ना इसका इलाज कर सकते हैं. किसी ने सलाह दी होगी उसको, समाज है, किसी ने बता दिया होगा कि वो डॉक्टर उमंग खन्ना बैठते हैं फला जगह, वो इलाज कर सकते हैं. मैंने जीवन में ये पहली बार गलत भी करा था. मैं आज आपके सामने वो भी एडमिट करना चाहता हूँ. वो उचित नहीं था, लेकिन मुझे करना नहीं चाहिए था. लेकिन शब्द कैसे नुकसान और राहत कर देते हैं. वो व्यक्ति 8 साल बाद आया, वो मुझे नहीं पहचान पाया, मैं उसको पहचान गया. सीनियर मैनेजर थे HDFC के, पहचान गए. तो मैंने कहा ऐसा है, आप जनेश्वर मिल्स पार्क में, मैं उस समय अखिलेश जी की सरकार होती थी, तो मैं प्रोग्राम का PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रोग्राम करा रहा था. मैं प्रोग्राम को होस्ट कर रहा था.
करीब 5,000 किसानों का प्रोग्राम था, क्योंकि एग्रो होम्योपैथी पे चर्चा होनी थी, तो मैंने उनको बुला लिया वहाँ पर। वो 5 घंटा वहाँ पर बैठे रहे। फिर माननीय मुख्यमंत्री आ गए, तो फिर 1 घंटा और लग गया। 6 घंटा रुके रहे वो, मैं स्टेज से नीचे नहीं उतर पाया। फिर वो मेरे पास बाद में आए, लेकिन मैं उनको बहुत मन से दवा दे नहीं पाया। तो आपके कहे हुए शब्द का तरीका जो होता है वो इस स्तर तक नुकसान पहुंचाता है कि आपने कभी किसी से कोई बात कही होगी, फिर आपको उसी के पास आप सोच नहीं सकते कभी जाना पड़े, तो वो आपके साथ कैसा बिहेवियर करेगा, इसकी जवाबदेही उस व्यक्ति की है, लेकिन आपकी भी है। Okay, now Dr. Khanna, coming to a few unfiltered questions, है ना, कुछ raw ऐसी चीजें आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि at any given point of time did you ever feel like कि give up कर देते, अब नहीं हो पा रहा है, you know, this is I want to give up now, not just on your practice or your career but on everything? ऐसा कोई आया था कभी शुरुआती दौर पे कोई ऐसा टाइम? ऐसा बहुत बार वक्त आया, लेकिन मैंने इसको अपने दिमाग पे चढ़ने नहीं दिया, दिमाग तक अपने नहीं आने दिया। तो मैं आपसे यही कहूँगा, मेरे जीवन में ऐसा कोई वक्त नहीं आया, क्योंकि हमको तो लड़ना है, ये डिसाइडेड है कि हमको लड़ना है। हम चाहे गिरें, चाहे लेट के चलें, लेकिन हम जमीन पे रेंगते रहेंगे। चलना है तो चलना है। और बड़ा आदमी बनने की जो सोच होती है ना सर, दैट ऑल्सो वो भी ऊपर वाला ही देता है आपको। He chooses you कि आप और लोगों की मदद कर सके। He is choosing, आप कहते हैं कि आज मेरे दिमाग में ये आइडिया और ये एक ब्रेक थ्रू आइडिया होगा, बट दैट आइडिया के लिए भी बोला जाता है कि दैट गॉड इज चूजिंग यू। गॉड इज चूजिंग यू, एंड मैं मानता हूँ 4 आधार पे चूज करता है। आपकी वाणी, आपका कर्म, आपका दिमाग और आपकी सत्यता। ये 4 चीजों पे वो चुनाव, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है वो फिटेस्ट पर्सन को चूज करे। जब हम लोग किसी को हायर करते हैं, हम यही चाहते हैं ऐसा व्यक्ति हायर हो जो हमारी एस्पिरेशंस को पूरा कर सके। करेक्ट। हाँ। तो आपकी वाणी, भाग्य, कर्म, वाणी होती है उससे कर्म बनते हैं, कर्म से भाग्य बनता है और भाग्य से आप बनते हैं। होम्योपैथी का ऐसा कोई सच जो आप दर्शकों को, व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? एनी वन पर्टिकुलर ट्रूथ ऑफ होम्योपैथी दैट पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ? होम्योपैथी का एक सत्य की बात करूं तो एक भ्रांति की बात कर सकता हूं। एक भ्रांति है, होम्योपैथी देर से काम करती है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ दिल से कह रहा हूं, होम्योपैथी तुरंत काम करती है। इट इज आयनिक फॉर्म ऑफ मेडिसिन। जैसे ही पेशेंट को दवा दी जाती है, जुबान पे पड़ती है, वो ब्लड में डिसॉल्व होने का समय नहीं चाहती है, वो आपके टिश्यूज में जाके उसी समय वर्क करने लगती है। तो एक बहुत बड़ी होम्योपैथी की जो भ्रांति है, जिसको मुझे बार बार क्लेरिफाई भी करना पड़ता है। 8 लोग सर उनका यही मानना है कि हम इसलिए होम्योपैथी अडॉप्ट नहीं करते क्योंकि समय लेती है। अच्छा, हम एक दवा बता देते हैं दर्शकों को, वो समस्या हो तो वो दवा लीजिए, आपको करना 2 मिनट में आराम मिले। अगर 2 मिनट में आराम मिले तो मैम के इस पॉडकास्ट के इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, इतना कमिटमेंट चाहता हूँ। अगर आपके सर में दर्द है, सर में दर्द तो सबके होता होगा कभी ना कभी, किसी ना किसी पॉइंट पे। अगर आपके सर में दर्द है तो एक दवा बता रहा हूँ, नेट्रम म्यूरेटिकम। केवल इसकी एक खुराक 1 mg पावर में जुबान पे सीधे 1 बूंद डाल लीजिए, चाहे आधे सर का दर्द हो चाहे पूरे सर का दर्द हो। अगर आपको सर दर्द में 1 मिनट के अंदर आराम मिल जाए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बस आप जान लेंगे होम्योपैथी तुरंत काम करती है कि होम्योपैथी काम करने में दशक लग जाते हैं। क्योंकि अभी तक तो यही बहुत ही एक्सेप्टेड मिथ है होम्योपैथी का, जो आज मैं आपके जुबान से सुनना भी चाह रही थी। आई वांटेड यू टू क्लैरिफाई दिस एंड आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को काफ़ी हद तक कुछ क्लैरिटी मिली होगी। ओके, नाउ एक क्वेश्चन डॉक्टर खन्ना आपसे पूछना चाहेंगे। हैव यू एवर फेल्ट लाइक दैट यू आर लिविंग अ पब्लिक लाइफ दैट डजंट मैच योर प्राइवेट? कोई ऐसा जैसे कि आपको लगा कि यहाँ पे तालमेल नहीं बैठ रहा है पब्लिक और प्राइवेट लाइफ के बीच में? जो पब्लिक के बीच हूँ वही प्राइवेट में हूँ, वही घर पे हूँ। तो ऐसा अवसर मेरे जीवन में आया नहीं, क्योंकि जब आपका जीवन खुली किताब होती है, जब आपके सारे पन्ने जीवन के खुले हैं, आप एवरेज स्टूडेंट थे, ये पन्ना खुला है। आप में कम बुद्धि है, ये पन्ना खुला है। आप में फोरसाइटेडनेस नहीं है, पन्ना खुला है।
तो आपके जीवन के जब सारे पन्ने खुले होते हैं, जब आपका छिपाने के लिए ही कुछ नहीं होता है, तो क्या पब्लिक, क्या प्राइवेट, क्या घरेलू, क्या सामाजिक, सब कुछ एक हो जाता है। तो मेरे जीवन में डॉक्टर उमंग खन्ना के आयाम शायद बहुत हों, लेकिन शख्सियत केवल एक है, वो स्वयं मैं हूँ। वही मैं आपसे बात करूँगा, वही मैं अकेले में बात करूँगा, वही मैं दर्शकों से बात करूँगा, और वैसे ही मैं बच्चों से बात करूँगा। ये तभी मुमकिन है जब आप, जो आपका पब्लिक इमेज है, जो प्राइवेट इमेज है, उसमें 100% ऑनेस्टी है। तो ये तभी पॉसिबल है, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए तो सर 100 झूठ बोलने पड़ते हैं ना। वही कहावत है, पुरानी कहावत। ऑल्सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें सुन रहे होंगे इस पॉडकास्ट के ज़रिए, और हो सकता है कि कुछ रिनाउंड इन्फ्लुएंसर्स भी, और जिनके काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं ऑन यूट्यूब एंड गुड कंटेंट क्रिएशन फॉर ऑल दीज ईयर्स दे रहे हैं, जनता को सुना रहे हैं। तो क्या आप कहना चाहेंगे उनको कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं सर जिनको यूट्यूब पे फेम मिलता है एंड देन दे गेट डिस्ट्रैक्टेड, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए ये सफलता ऑन द सोशल मीडिया इट एक्ट्स लाइक अ एम्पलीफायर। सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहेंगे, लाइक डिस्ट्रैक्शन बना आपके लिए एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, या फिर हमेशा से एम्पलीफायर का ही रूप धारण करके रखा है इसने? ये बहुत बड़ा काम होता है कि जीवन में आप जिस समय आगे बढ़ रहे हो, अहंकार आपके मन में ना आए। क्योंकि जब अहंकार आता है तभी आप अपनी चीज से, रास्ते से थोड़ा अलग होते हैं। तो सफलता को अडॉप्ट कर पाना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मेरे मन में भी कभी कभी एक चीज आती है कि मैं सामने वाले से तेज बोलता हूं, लेकिन अगले ही पल मैं उससे माफी मांग के स्वयं को दिमागी तौर पे पीछे भी कर लेता हूं। ये होता है मेरे साथ भी, लेकिन इसी से बचना ही आपके ना गिरने की गारंटी है। किसके साथ बैठना है, लोगों का चुनाव भी युवा पीढ़ी को करना पड़ेगा सर, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप 5 सफल लोगों के साथ बैठे हैं तो 6वें आप ही होंगे, और यदि आप 4-5 असफल लोगों के साथ बैठे हैं तो यकीन मानिए निश्चित रूप से अगले असफल व्यक्ति आप ही होंगे। वेरी करेक्ट मैम, वेरी करेक्ट। एक चीज और बताऊं मैं, इसमें एक जीवन की एक बात और आपको जोड़ना चाहूंगा। बड़ी अच्छी बात आपने कही मैम। ये युवा पीढ़ी के लिए जो मैम कह रही, निश्चित रूप से आप इसको सुनिए और समझिए, आपका मंगल होगा इससे। जीवन में मेरे एक और बात रही मैम, दोस्त का चुनाव कैसे करें, अब इस बात पे चर्चा हो रही है, दोस्तों का चुनाव कैसे हो। मैं जीवन में हमेशा बुजुर्गों से मैंने दोस्ती करी, अपनी उम्र वाले लोगों से मैंने कभी दोस्ती नहीं करी। अपनी उम्र वाले लोग आपको क्या देंगे, आप सोच के देखिए, क्या देंगे वो? यही बताएंगे वो पिक्चर बहुत अच्छी लगी है, वो जो है ब्लॉकबस्टर है, 200 करोड़ का बिजनेस कर लिया, चलो उसको देख लेते हैं। लेकिन जो बुजुर्ग होगा वो यह बताएगा कि पिक्चर से हमको अपने मतलब का क्या निकालना है। करेक्ट। एंड जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं आज, जितने लोग बैठे हैं, इफ़ यू हैव अ बिजनेस आइडिया एंड अगर आपको कुछ शुरुआत करनी है तो, और मैं इसी इंसिडेंट को लेके भी बताना चाहूँगी सर, दिस पॉडकास्ट and this idea behind me also becoming an entrepreneur, Dr. Umang Khanna was the first person I came to, and through a common friend of course। तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि मुझे सलाह मशवरा किससे लेना है, तो सलाह मशवरा मुझे इनसे ही लेना था। आई डिड नॉट चूज माई फ्रेंड्स डॉक्टर खन्ना, मैंने अपने दोस्तों को बाद में उनका चुनाव किया, पहले आपका चुनाव किया। व्हेन आई स्पोक टू माई टीम ऑल्सो एंड व्हेन वी डिस्कस द आइडिया ऑफ कमिंग विद पॉडकास्ट, जो एक ऐसा इनिशिएटिव हो जहाँ पे हम इंस्पायर कर सकें उन तमाम यूथ को या फिर लोगों को जो अपने आइडियाज़ को बड़ा बनाना चाहते हैं एंड दे वांट टू ओन अ स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, और वो वाला टैग चाहिए उनको। सो व्हेन आई वाज डिस्कसिंग दिस विद माय टीम, तो सबसे पहले मैंने आप ही का नाम लिया एंड आई सेड आई वांट टू गो टू सर, और जो सर बताएंगे जिस तरीके से बताएंगे, क्योंकि वो जो बताएंगे वो बहुत ही रॉ होगा, अनफिल्टर्ड होगा, उसमें कोई भी फ्लावरी भाषा नहीं होगी। एवरीथिंग जो भी वो आपको बताएंगे इट हैज़ टू बी ऑल ऑनेस्ट, और जो उन्होंने एक्चुअली जो आपने फेस किया है एंड एक्चुअल गाइडेंस आपने मुझे दी भी सर। सो थैंक यू सो मच, उसके लिए मैं हमेशा आई थिंक आई एम गोना ओ दिस टू यू फॉर एवर एंड एवर सर, टिल माई लास्ट ब्रेथ। और ये पॉडकास्ट टुडे होल्ड्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट।
इट्स एन ऑनर, इट्स प्रिविलेज इज माइन मैम, इट्स एन ऑनर कि कोई आपको महत्व दे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और आपने हमको महत्व दिया, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और मैं कामना करता हूँ कि प्रभु आपको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाए, और उन ऊंचाइयों तक जो वास्तव में आप डिजर्व करते हैं। अभी 10 अप्रैल 2025 को एक कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में जो है आपको वो प्रोग्राम होस्ट करना था। 1,500 डॉक्टर्स पूरे इंडिया से आने थे, डिप्टी सीएम से लेके सारे टॉप प्रिंसिपल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ सबको आना था, सब आए। तो यू गॉट अनवेल 2 days बिफोर, यू केम टू नो कि फॉर सर्टेन थिंग्स यू हैव टू गो फॉर सर्जरी इमीडिएटली, एंड यू मेड अप योर माइंड कि अब हमको प्रोग्राम नहीं करना है। और आपने उस कॉमन फ्रेंड से भी मना करा कि साहब हम ये प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। व्हेन ही टोल्ड मी लिटिल बिट, थोड़ा सा हम मतलबी हो गए इस बात को लेके कि अब हमारे प्रोग्राम का क्या होगा, उस समय की बात इतनी ही थी। तो आई जस्ट गेट इन टॉक विथ यू, और जब आपसे बातचीत हुई, और यू जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिस्पेक्ट, नॉट फॉर मनी, नॉट फॉर फेम, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट प्रोग्राम एंड वी डोंट नो कि उसमें आएगा कौन। 1,500 लोगों ने कहा है आने को, 2,000 लोगों ने आएगा कौन। तो नॉट फॉर मनी, नॉट फॉर फेम, just for the respect of the person in front of you who is requesting कि मैम it's the last moment, अगर आप नहीं करेंगी it would be little bit difficult for me। आपने उस प्रोग्राम को करा, तो ये ह्यूमन वैल्यूज को बताता है। मैं दर्शकों से कहूँगा यू हैव टू फील दिस थिंग। अनुभव की बात कर रहे थे सर, और एक्सपीरियंस्ड लोगों के साथ बैठना चाहिए, ये भी चर्चा हो रही थी। और यू हैव एवरीथिंग राइट एट योर डिस्पोजल, आपके पास पैसा है, मनी, फेम, पावर, बट पावर की डेफिनेशन अब और पावर की डेफिनेशन 10 साल पहले, व्हाट वाज इट? पावर, व्हाट इट मीन्स टू यू नाउ एंड व्हाट इट मेंट टू यू 10 years बिफोर। 10 साल पहले अगर हमको कोई काम कराना है, जैसे उस मैनेजर के पास जाना है, तो 10 साल पहले हमको उस मैनेजर के पास जाना पड़ता था, वो मना भी कर देता था, हम चले भी आते थे वापस, हम कुछ कर भी नहीं पाते थे। आज 10 साल बाद हम जाते ही तब हैं जब हमारा काम होना होता है, या तो वो घर बैठ के होता है, या फिर हम या हमारा आदमी तब उस विभाग में उस जगह पर जाता है जब किसी से कहा जा चुका होता है कि वो काम हो जाए। तो मुझे लगता है शायद यही अंतर तब और अब में है। बाकी पावर का महत्व तो बहुत ज़्यादा है नहीं। पावर हमारे लिए उतना है कि आज के भ्रष्ट समाज में हमारा काम ना रुके, हमारा जमीन काम ना रुके, और हम दूसरों की मदद उस ताकत से कर पाए। Have you ever been betrayed in business, sir? कभी आपको धोखा मिला? Yeah, ma'am, I have been betrayed several times, ma'am, several times. कहा ना, गिरा भी बहुत हूँ, उठा भी बहुत हूँ, चला भी हूँ और दौड़ा भी। People who are closely related to you, आपके आसपास के लोग थे, दूर दराज का लोग, कोई स्ट्रेंजर, तो कहते हैं ना कि अपने को गिराने के लिए नज़दीकी ही होता है वो इंसान, सबसे नज़दीक जो आपका इंसान होगा। मुझको रहा, मुझे बिट्रेल कई बार बिट्रेल हुआ, कई तरह का बिट्रेल हुआ। एक वक्त आया, मेरे फादर, कोई बात थी, आईसीयू में एडमिट थे, मेरा एक क्लिनिक था, किसी ने मुझको दिया था, तो मैं उस क्लिनिक को चलाता था। जब मेरे फादर को मेनिंजाइटिस हुई, मेरे फादर आईसीयू में एडमिट थे, तो सुबह मेरे पास 9 बजे फ़ोन आया कि भाई शाम तक क्लिनिक खाली कर दो। उस समय क्या था कि मैं पैसा दिन भर कमाता था, और अगले दिन सुबह जाके आईसीयू के लिए विवेकानंद अस्पताल था, विवेकानंद अस्पताल में जमा कर देता था। आईसीयू में मरीज है तो आप समझ ले कि 40-50 हज़ार रुपए उस दौर में प्रतिदिन आपको जमा करना था। तो मैं 40,000 रुपए कमाता था, 30,000 रुपए जाके वहाँ आईसीयू में जमा कर देता था। तो अब आपसे कोई ये कह दे कि साहब आप शाम तक क्लिनिक खाली कर दीजिए। उसने मुझसे 6 बजे कहा था, आप 6 बजे लड़का चाबी लेने आएगा। मैंने उसको 4 बजे फ़ोन करा, मैंने कहा अपना लड़का भेज दो, क्लिनिक खाली है। सारे दवाएं मेरी बरामदे में रखी रहीं। फिर मैं 6 महीना चबूतरे पे बैठा, बगल का जो कुछ जैसे
दुकानें होती है उसके आगे छज्जा होता है, जमीन होती है थोड़ी सी, उसके ऊपर बना होता है, नीचे खाली। तो मैं बैठा, फिर बातचीत चली, तो 6 महीने बाद मैं 6 महीने टॉर्च से दवा देता रहा, टॉर्च से देख देख के दवा देता रहा, 6 महीने बाद दुकान ली। तो आप इसको कह सकते हैं। I want to ask you, Dr. Umang Khanna, who actually is Dr. Umang Khanna? I would say Dr. Umang Khanna is a person with very less IQ, very less foreseeing, but honest. Honest to self and honest to society, hardworking. ये तो बात हुई आपके बारे में. Now, what side of your personality scares not just people around you, but even you? People are not scared of me at all, and I don't want them to be scared of me, but I feel scary because of less perception, less IQ, less mind. I say yes very early, and it harms me because the person in front of you is putting his point, which is to be the benefit for him. And he is waiting that you say yes, and unfortunately I say yes, and I have to pay for that yes. तो ये आपकी पर्सनालिटी का एक ऐसा ट्रेट है जिससे आप डरते हैं, हामी जल्दी में. I am very scary of this, क्योंकि हमें पता है हम ये गलती करेंगे, हमें पता है हम आगे गड्ढा है हम उसमें गिरेंगे ही, हमें पता है कि जो चीज़ हमको इतने वक्त से नुकसान पहुंचाती रही है वो हमको आगे भी नुकसान पहुंचाएगी. Also, tell me, Dr. Khanna, do you feel that being ambitious comes at the cost of being present? मतलब जब आप ambitious होते हैं और जब आप एक ड्रीमर होते हैं, सही अगर मायने में उसको मैं बोल सकूं, if you're a dreamer, then it comes at the cost of being present with your family या फिर अपना social circle. आप यहाँ होके भी यहाँ होते नहीं हैं इस दुनिया में. So ऐसा होता है कि ambitious लोगों के साथ में, and people who are also watching us, I'm sure बहुत सारे dreamers भी हमें देख रहे होंगे, सोच भी रहे होंगे. Do you feel that this is common and it is okay to not being present at times? It is common and it is okay. हर चीज की कीमत होती है. आप अपने सामाजिक जीवन की कीमत अपने पारिवारिक जीवन से अदा करते ही निश्चित है. फर्ज कीजिए कोई 10 बजे ऑफिस जा रहा है, 5 बजे आ रहा है, फिर परिवार के साथ पिक्चर देख रहा है, आप वो नहीं कर सकते और आप पब्लिक स्क्रूटनी में रहते हैं. और एम्बिशन की बात है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तो एक महत्वाकांक्षा होती ही है जो आपको सामाजिक जीवन की ओर ले जाती है, और वह महत्वाकांक्षा आपके पारिवारिक जीवन में कुछ नुकसान पहुंचाती है. लेकिन अगर परिवार सहयोग करने वाला होता है तो शायद वह नुकसान भी नहीं होता है, क्योंकि उनको एहसास होता है कि हमारे सामाजिक जीवन से हमारा परिवार भी लाभ प्राप्त कर रहा है. And now, going back to our childhood, sir, your childhood to be specific, बहुत सारे ऐसे हम लोगों को आइडियोलॉजीज के साथ में और ऐसे कह सकते हैं फिलॉसफीज के साथ रेस किया गया है हमारे पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ने भी, जो आपको लगता है कि आज के दौर के हिसाब से शायद वो चीज़ें गलत है. मतलब आई एम नॉट सेइंग आवर पेरेंट्स एंड आवर ग्रैंड पेरेंट्स वर रॉन्ग, बट कोई ऐसा कोई बिलीफ जिसको आप अपने यहाँ माइंडसेट से, सिस्टम से रिमूव करना चाहेंगे, व्हाट वुड इट बी एंड व्हाई? यस मैम, ये निश्चित रूप से मेरे जीवन में रहा है. मेरे माता पिता ने हमको बिल्कुल सीधे रास्ते चलना सिखाया. A simple straight path. मेरी माँ, Most of us actually have been, यही सिखाया गया है सर. The times have changed. मेरी माता जी मुझको स्कूल ले जाती थी until 8th 9th. Yeah. माता जी और हम जाते थे. माँ हमारी 5 घंटा वहीं रुकती थी, 6 घंटा स्कूल में, और फिर वहाँ हमको कैथीड्रल स्कूल से लेके वापस चौक आती थी. तो मैं समाज से जो कटा, मतलब माँ का बहुत सही ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि समाज में बुराइयां हैं तो हमारा बच्चा उन बुराइयों को सीखेगा. लेकिन आज मैं जब बड़ा होता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि समाज में बुराइयों को देख के अगर इस समाज को पहले ही समझ गए होते तो उसको हम बेहतर हैंडल कर लेते. जो काम हम
40 साल की उम्र से शुरू करें हैं या 35 साल की उम्र से शुरू करें, वो काम हम 25 इयर्स की उम्र से शुरू कर देते तो हम थोड़ा सा इस चीज़ से आगे होते। जितनी जल्दी समझ में आ जाए, क्योंकि हमें बहुत समय लग गया सर। मैं सारी नई पीढ़ी को कहना चाहूँगा कि आप अपनी हस्ती को इतना बुलंद कीजिए कि लोग ये कहें कि अगर आप ऐसे हो तो आपके माता पिता कितने अच्छे रहे होंगे। अगर इन शब्दों को समाज ने आपके लिए इस्तेमाल कर लिया तो आपने अपने माँ बाप ने जो आपकी परवरिश करी है उनका कर्जा आपने बहुत हद तक उतार दिया। पूरा तो कभी भी नहीं उतर पाएगा, लेकिन बहुत हद तक उतार दिया। जब आपकी तारीफ हो और आपके माँ बाप के रिलेशन में हो कि आप ऐसे हैं तो आपके माँ बाप कितने अच्छे होंगे, कितने सज्जन रहे होंगे। पिताजी की बात कर रहे हैं सर आप, हाउ डिफरेंट वर यू एंड योर फादर? कैसे थे आपके पिताजी एंड हाउ डू यू टेक योरसेल्फ टू बी? सिमिलैरिटीज हैं कि डिफरेंसेस ज्यादा है? मेरे और मेरे पिताजी में बहुत सिमिलैरिटीज थी। माय फादर वाज अकाउंट्स ऑफिसर इन CDRI। ही वाज अ लर्नेड मैन, ही वाज अ ग्रेट मैन। मेरे पिताजी साइकिल से चले, जीवन भर साइकिल से चले। मेरे पिताजी 5 नौकरियां एक साथ करते थे। उनमें 100% संतुष्टि थी। हमें 100% संतुष्टि तो है, लेकिन महत्वाकांक्षा भी है। उनका हमसे ज़्यादा दूरदर्शी, हमसे ज़्यादा मेहनती, हमसे ज़्यादा तेज, हमसे ज़्यादा काम करने वाले, हमसे बेहतर पर्सनैलिटी, लेकिन उनमें उतना एम्बिशन नहीं था। शायद वो दौर भी उतने एम्बिशन का नहीं था। तो शायद यही कुछ फ़र्क है जो पिताजी हम में है। Is there anything that you could whisper to your 25-year-old self? अगर आप कुछ कान में बोल सके to your 25-year-old self, what would it be, sir? I would say कि मुझको ये एहसास 25 इयर्स की एज में हो जाना चाहिए था कि मुझको मेहनत और ज़्यादा करनी है। जब आपका परिवार होता है, आपके मदर फादर होते हैं, तो आप बहुत सी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। Layback attitude. प्लेबैक एटीट्यूड होता है। तो 25 साल में मुझको ये सोच लेना चाहिए था, जो जर्नी मैंने 35 साल में शुरू करी, वो जर्नी मुझको 25 साल में शुरू कर देनी चाहिए थी। तो उससे हम 10 साल और आगे अपने जीवन में होते। Have you ever lost yourself in success? और यदि ऐसा हुआ तो who brought you back? कि काम कर रहे हैं, सफलता हासिल हुई, प्राप्त हुई, एंड होता है ना कई बार कि खो गए कहीं पे, एंड देयर इज समबडी हु ब्रिंग्स यू बैक कि डॉक्टर साहब ये कम बैक टू रियलिटी। ऐसा हुआ कभी आपके साथ? बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु लूज देमसेल्व्स, वो इतना खो जाते हैं। हुआ आपके साथ कभी? ऐसा हमारे साथ भी हुआ मैम। ऐसा तभी हुआ जब आप 8 महीने में 16 लाख रुपए कमा लेते हैं, पहली बार कोई काम शुरू करते हो और 16 लाख रुपए कमा लेते हैं, तभी आप खुद को थोड़ा खो देते हैं। आपकी जो हसल है सर, इज योर हसल 100% रियल इफ यू वांट टू टेल दैट टू योर व्यूअर्स, या फिर उसमें कहीं पार्टली ब्रांडिंग का भी रोल है, या फिर ये जो आपकी हसल है ये 100% रियल है, ऑथेंटिक, ऑर्गेनिक? हमारा पूरे जीवन का सिस्टम 100% ऑर्गेनिक है मैम। मैं जो सोच लेता हूं, मैं उससे अलग काम नहीं करता, मैं उससे अलग काम नहीं करता। मेडिकल फील्ड में डॉक्टर्स डमी मरीज क्लिनिक पे बैठा रहे, मैंने आज तक कभी कोई डमी मरीज मेरे क्लिनिक पे नहीं बैठा। मेरे जीवन में मैंने किसी से मांग के कोई कपड़ा या कोई गैजेट नहीं पहना या इस्तेमाल करा। मेरे जीवन में जो कुछ है वो 100% ऑर्गेनिक है, मेरा स्वयं का है, और जो है बस वही है। Talking about decisions that defined you, डॉक्टर साहब, कोई ऐसे decisions that looked wrong to everybody but proved to be a master stroke, कि ये decision आपने लिया था, लोगों को तो गलत लग रहा था, लोगों ने रोका, बट वही मास्टर स्ट्रोक था? मेरे जीवन में जितने डिसीजन हुए लिए मैंने सब गलत लिए, लेकिन मैंने सारे गलत डिसीजन को अपनी ताकत बना लिया। पहले मैंने कोचिंग का डिसीजन लिया। कोचिंग से मेरे फादर बहुत नाराज हुए, मेरे पिताजी बहुत नाराज हुए। मैंने वो निर्णय लिया,
कोचिंग करी, कोचिंग छीनी। प्रथम दृष्टया उनकी नाराजगी सही लगी, लेकिन उन 8 महीने में जो सीख गए पावर ऑफ बिल्डिंग ब्रांड, 16 लाख रुपया 8 महीने में कमा लेना, ब्रांड से पहले दिन शुरू करना और 16 लाख रुपए का टर्नओवर कर देना। कोचिंग नहीं रही, मोहित सक्सेना सर भी नहीं रहे, लेकिन हमको वो सिखा गए। तो निर्णय गलत था मेरा कोचिंग का। कोचिंग कोई इंटर के बाद कोई पढ़ता लिखता है तो कुछ अच्छा बड़ा काम करता है कि कोचिंग खोल लेता है, गलत निर्णय था। बिल्कुल सही। लेकिन जो है गलत निर्णय ने ही हमको कैसे पब्लिक को इकट्ठा करके उनके थ्रू लोगों को कैसे बढ़ाते हैं। नाउ कमिंग टू वन क्वेश्चन सर, कि एनी डील या अपॉर्चुनिटी कोई आपकी तरफ आई हो एंड यू वॉकड अवे फ्रॉम इट उस टाइम पे, एंड यू स्टिल थिंक अबाउट इट कि शायद वो अपॉर्चुनिटी भी उस समय ओके कर दिया होता, थम्स अप दे दिया होता, या फिर वो डील एक्सेप्ट कर ली होती, कोई ऐसा आया समय, एनी अपॉर्चुनिटी दैट केम योर वे? मैं अपने जीवन का एक उसूल आपको बताऊं, मैं पलट के देखता नहीं हूँ पीछे। मैं पिछले वक्त को याद नहीं करता उस रूप में। जो हमारे पास आया शायद वो हमारा नहीं था, इसलिए वो हमारा नहीं है। तो निश्चित रूप से डील आई, मौके आए, लेकिन शायद वो मौके उस काबिल नहीं थे, वो अवसर उस काबिल नहीं थे कि मैं उनको अपनाता, या वो मेरे काबिल नहीं थे कि मैं उनको प्राप्त कर रहा होता। जैसे जब हमने अपना मेडिकल पास करा तो मुझे इंश्योरेंस सेक्टर में एज ए मेडिकल ऑफिसर अपॉइंटमेंट के लिए ऑफर आया बड़ी इंश्योरेंस कंपनी से। मैं वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेता तो मेरा वही 10 लाख का पैकेज, 8 लाख का पैकेज, 12 होम्योपैथ के लिए बहुत होता है, वह पैकेज मुझको मिल जाता और मैं कंपनी से जुड़ जाता। लेकिन मैंने वो मौका नहीं लिया और आज हमारी अपनी कंपनी का टर्नओवर साल का जो है वो 3-3.5 करोड़ का है। अपॉर्चुनिटीज आती भी आपको टेस्ट करने के लिए ही है सर, और जो एक्सेप्ट कर लेता है, कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, शायद अपने हालातों को मद्देनजर रखते हुए गिव अप भी कर देता है। बट इफ यू नॉट एक्सेप्टिंग अ पर्टिकुलर ऑफर और एन अपॉर्चुनिटी व्हेन अदर्स आर टेलिंग यू टू, दैट मीन्स यू ट्रस्ट योर कॉन्शियस। आप अपने आप को ट्रस्ट करते हैं, अपनी कॉन्शियस को ट्रस्ट करते हैं दैट यू आर मेंट टू डू समथिंग बिग इन लाइफ। तो कहीं पे आपको छोड़नी पड़ती है अपॉर्चुनिटीज़। मेरे को भी बहुत मिली सर इन ऑल माय करियर थ्रू आउट माय, अभी तक का जितना भी मेरा करियर रहा है, 13-14 साल हो गए मुझे भी। बहुत ऑफर्स आए सर, पैकेजेस भी आए, अच्छे आए, बट एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज आई थिंक आई ड्रीम्ड टू डू दिस व्हाट आई एम डूइंग करेंटली। यही मैंने सपना देखा था सर, एंड आई डू नॉट रिग्रेट इट। नहीं, निश्चित रूप से मैम यू आर अ विनर, क्योंकि चीजों को छोड़ना कठिन है और जो चीजों को छोड़ देता है उसको उससे बेहतर चीजें मिलती हैं। क्योंकि आपको नहीं पता कि आप जब रुके तो आप मंजिल के कितने करीब थे अपनी। तो हम बैसाखी का सहारा क्यों लें, हम सपोर्ट और दूसरों के विकल्प क्यों लें, हम स्वयं जब मंजिल के करीब हैं। और इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं यही कहना भी चाहती हूँ सर अपने व्यूअर्स को, दैट इफ यू नो दैट यू आर मेंट टू डू समथिंग बिगर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं सर जिनके पास स्टार्टअप आइडियाज होते हैं एंड दे वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, और ज़्यादातर वही लोग एंजाइटी और डिप्रेशन का भी शिकार होते हैं बिकॉज दे नो दैट व्हाट दे आर डूइंग they are not meant to do it। तो वहीं पर एंजाइटी आता है, वहीं पे स्ट्रेस, वहीं पे डिप्रेशन, एंड दैट लीड्स टू suicide, right? So please trust your conscience, trust your people around you, tell your parents, और जैसे कि हम शुरुआत से ही बोल रहे हैं, ट्रस्ट उन लोगों पे करिए, अनुभवी लोगों के पास में जाइए, उनसे सलाह मशवरा लीजिए, एंड टेल देम दैट यू आर मेंट टू डू समथिंग बिग, और कहाँ से आप कहाँ पे गलत हैं और कैसे आप सही रास्ते का चुनाव करें। विकल्पों को कभी अफसोस ना करिए, जीवन में कभी अफसोस ना करिए, क्योंकि आप जो हैं यू आर द बेस्ट। कोई अफसोस ना करिए, जीवन में अफसोस करने के लिए कुछ नहीं। जो आपको नहीं मिला वो आपका था ही नहीं, इस सत्य को आप पहचान लीजिए, आपको संतोष भी रहेगा और आपकी ऊर्जा नष्ट भी नहीं होगी। टॉकिंग अबाउट फेलियर सर, आपकी लाइफ में जैसे आपने अभी बताया भी है फेलियर्स आए, तो वन फेलियर दैट यू आर ऑडली एंड अनअपोलोजेटिकली ग्रेटफुल फॉर, कि हाँ ये ऐसा मैं गिरा
at this particular time and I'm actually grateful for it. बहुत कुछ सिखाया उस फेलियर ने आपको. हमारी कोचिंग थी, टेस्ट सीरीज थी. अगर हम टेस्ट सीरीज से न गिरते तो आज हम एटलीस्ट अपनी फील्ड में किसी न किसी छोटे मोटे मुकाम पे कैसे होते. क्योंकि जो ऑनर हमको मेडिकल फील्ड में मिला एज ए डॉक्टर, वो ऑनर किसी भी और रूप में मुझको नहीं मिल सकता था. Talking about your behavioral pattern, sir, कोई ऐसा टॉक्सिक बिहेवियर पैटर्न जो था आप में काफी समय तक and then you overcame it? पहले शायद इतना कंपोजर नहीं था. इम्पल्सिव होंगे. इम्पल्सिव बहुत तो नहीं थे, लेकिन आर्ग्यूमेंट में पड़ना. अच्छा. आर्ग्यूमेंट में पड़ना जो एक हमारा बिहेवियर था, उससे मैं बाहर आया. मैं अपनी ऊर्जा को इतने वक्त तक नष्ट करता रहा, किसी से बहस करना. फिर मैंने रॉबिन शर्मा जी की एक किताब में पढ़ा कि जब आप जूडो सिखाते हैं, जब ताइक्वांडो या जूडो सिखाया जाता है, तो उसमें कभी ये नहीं बताया जाता जब दुश्मन हमला कर रहा है तो आप उसको रोकें, क्योंकि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल रिएक्शन, अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन. तो जब आपका हाथ से दुश्मन का पंच को रोक रहे हैं तो आपके हाथ की भी उतनी ऊर्जा नष्ट हो रही है जितनी उस दुश्मन की हो रही है. बचाओ यानी कि निग्लेक्ट करना, ये मुझको वक्त ने सिखाया कि अपनी ऊर्जा को वहां नष्ट ना करो जहां पर आपकी जीत भी अनुपयोगी है. उससे बहस नहीं करते जो बहस के भी काबिल ना हो. हाँ भाई तू सही है, तू जा. And now coming to last few questions before we end the podcast. आप एक डॉक्टर है and लोग सोचते होंगे कि खुद डॉक्टर हैं and आपके जीवन में कभी anxiety, stress at any given point of time did you feel clinically low and depressed? ऐसा मैम हुआ होगा, लेकिन हमें नहीं एहसास ऐसा कभी हुआ है, क्योंकि हम ये सोच रखें कि हमें एक रास्ते पे आगे बढ़ते जाना है. आपके नाम में भी उमंग था ना सर, इसलिए हम उसके ऊपर सोचते ही नहीं है, उसके आगे ही सोचते ही नहीं है. हमको बढ़ते जाना है, चाहे रेंग के, चाहे लेट के, चाहे गिर के, चाहे जैसे भी, हमको एक कदम आगे बढ़ना है. So how important is mental fitness to viewers who are watching and to doctors and practitioners? कितना important है to be medically fit या फिर एक business run करने के लिए भी? How important is it? देखिए, आजकल की लड़ाइयाँ, युद्ध केवल दिमाग से लड़े जाते हैं, तो निश्चित रूप से जो मेंटल कंडीशन है वह ही आपकी जीत और हार को निर्धारित करती है. अगर आप मानसिक रूप से कमजोर हैं, अब वो दौर गया कि आपको दौड़ के कोई लड़ाई लड़नी है. लड़ाई दिमाग से लड़ी और दिमाग से जीती जाती है. तो निश्चित रूप से मेंटली फिट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप मेंटली फिट नहीं होंगे तो आप लड़ नहीं पाएंगे समाज से, क्योंकि समाज भी तो दिमाग लगा रहा है. उससे आपको 21 होना पड़ेगा. अगर आप उससे कम रह गए तो वो आपको रौंद देगा. Okay, so before we wrap this podcast finally, sir, one last message to your viewers, listeners, practitioners, leaders, existing leaders भी होंगे जो हमें सुन रहे हैं, entrepreneurs भी होंगे. क्या एक आखिरी मैसेज आप देना चाहेंगे उनको? इंस्पिरेशनल मैसेज, one inspirational message to each viewer who is watching this podcast. मैं यही कहना चाहूँगा आपके दर्शकों से कि किसी भी बात से अपने को इंटिमिडेट मत होने दीजिए. समाज में किसी को भी ये अधिकार ना दीजिए कि वो आपके मेंटल स्टेटस को डिस्टर्ब कर सके या मैनिपुलेट कर सके. किसी को भी वो अवसर ना दीजिए कि आप अगर हंस रहे हैं तो वो उसकी कही बात से आपको रोना आ जाए. ईमानदारी रखिए, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग अवश्य रखिए, एहसान मानिए दूसरे का जिसके कारण आप अगला कदम चले हैं. सत्य बोलिए ताकि आपको झूठ कम बोलने पड़े. एक बात हमने सुनी थी, मैं बैठा था डॉक्टर DS चौहान साहब के पास. ये अनएथिकल बात है, लेकिन आज के संसार में इसको कहीं ना कहीं कहा जा सकता है.
तो एक फ़ोन उनके पास आया, पता नहीं किसका था, तो उन्होंने इधर से जवाब दिया कि मैं वो झूठ नहीं बोलूँगा जिसको मैं सत्य साबित ना कर सकूँ। वो झूठ तो मैं बोलूँगा जिसको मैं सच साबित कर लूँ, लेकिन वो झूठ नहीं बोलूँगा जिसको सच ना साबित कर सकूँ। तो कोई ऐसी बात ना बोलिए जिससे आपकी समाज में बेइज्जती हो। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। एंड मेरे लिए पॉडकास्ट शुरुआत में मैंने बोला था डेब्यू पॉडकास्ट है। एक एक व्यूअर जो आज हमें सुन रहा है उनको भी तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच डियर व्यूअर्स फॉर टेकिंग आउट योर प्रेशियस टाइम। एंड और भी ऐसे वीडियोस और पॉडकास्ट के लिए अपने दर्शकों से बोलना चाहूँगी, सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच इंस्पिरेशनल स्टोरीज। इफ़ यू हैव अ बिजनेस आइडिया और यू आर एन एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर, हमारी कोशिश यही है कि कुछ ऐसे लोगों को आपके सामने लाके खड़ा कर सके और उनके साथ बातचीत कर सके कि आप ये जान सके कि सफलता देखिए रातों रात नहीं मिलती सर। इट डजंट कम टू यू ओवर अ नाइट, राइट? ऐसे नहीं कि आज आपने सोचा और अगले 6 महीने में आप सफल हो जाएंगे। वॉरेन बुफे ने एक बहुत बड़ी बात कही थी सर, यू आर रिच ओनली व्हेन यू आर स्लीपिंग एंड यू आर मेकिंग मनी। इट इज ओनली दैट टाइम व्हेन यू कंसिडर योरसेल्फ टू बी रिच। आप उस समय रिच हैं और आप उस समय सक्सेसफुल हैं जब आप सो रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। सो जब वो ऐसी बात कर सकते हैं, व्हेन वॉरेन बुफे कैन टेल अस समथिंग लाइक दिस एंड ही कैन मेक अ रेवोल्यूशनरी स्टेटमेंट, तो आप भी ये सोचिए कि एंड ऑल्सो ट्रस्ट द प्रोसेस। सर आज आप में से यदि कोई भी एक बिजनेस आइडिया लेकर आया है या फिर अगर आपके जहन में एक आइडिया है, trust the process. Whatever is happening is a part of the journey. Right sir, do you agree with me? कि आज आपने आइडिया सोचा, आपने टीम बनाई, कल 2 लोग होंगे, 6 लोग होंगे, then you are executing and implementing, और इस बात में भी आपको 1-2 साल लग रहे हैं। Please trust the process. Once you have made the decision, it's not that the decision is right or wrong. The only thing is you have to give your 100% to make that decision right. एक बहुत हार्ड वर्क है साथियों। हम लोग जो सामने बैठे हैं, हमारे पीछे 7 लोग और बैठे हैं जिनसे आपको ये प्रसारण जा रहा है, और इसके बाद ये भी पोस्ट प्रोडक्शन में भी ये लोग कई हफ्तों मेहनत करेंगे इस एपिसोड पर। तो आप इस चैनल को शेयर करिए। आप तो इस चैनल से जुड़े होंगे, अपने मित्रों को, अपने साथियों को, अपने फ्रेंड्स को, सोसाइटी में लोगों को इस चैनल से जोड़िए, ताकि जो काम मैम का 10 साल में होना है, ये काम जो है वो 1 साल में हो जाए। ये मैं आपसे डॉक्टर उमंग खन्ना अपेक्षा भी करता हूँ क्योंकि मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ, मैं आज बहुत खुश हूँ कि आपने इतना अच्छा एक बातचीत करी जो एथिकल भी थी, जो गरिमापूर्ण भी थी और जो वास्तविकता थी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much sir. Thank you dear viewers. Have a great day. Thank you.